बात हुई बीपी के ऊपर। बात बीपी के ऊपर काफी देर तक लोगों ने पूछा बीपी क्या है। तो बीपी मैंने अभी लो बीपी, लो बीपी नाम की कोई चीज होती है कि नहीं, पहले तो ये बताइए। नहीं होती। क्यों? मुझे बहुत सुनने में आया लो बीपी मैंने बहुत सुना है। मैं जब भी सेशन में अटेंड करने जाता हूँ लोग बोलते हैं लो बीपी है। जनरली लेडीज को लो बीपी बहुत होता है कि नहीं? किसी और का बीपी हाई करके रखती है, मूड खराब हो जाता है, मूड डाउन होता है। बेसिकली लो बीपी नाम की कोई चीज ही नहीं होती। लो बीपी मतलब लो मूड। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज लो बीपी। बीपी इज आइदर हाई और नॉर्मल। बीपी या तो हाई होता है या नॉर्मल होता है। तो बीपी लो हम किसको बोलते हैं? बीपी लो तब होता है कि किसी का एक्सीडेंट हो जाए, गिर जाए, किसी को शॉकिंग न्यूज सुनाई दे, कोई एक्सीडेंट हो जाए, किसी का खून निकलता रहे उसका, तब जो बीपी लो होता है दैट इज नोन एज लो बीपी। अदरवाइज लो बीपी नाम की कोई चीज ही नहीं होती। बीपी लो का मतलब लो मूड। जब सास और बहू की लड़ाई होती है तब लो बीपी हो रहा है। किसी भी लेडी से पूछो क्या वो अपने घर में जब जाती है तो कभी लो बीपी होता है? नहीं। जब लो बीपी होता है इसका मतलब है घर में कोई क्लेश हुआ है, कोई लड़ाई हुई है, कोई मांग पूरी नहीं हो रही है, कोई स्ट्रेस है, कोई एंजाइटी है, कोई पैनिक है, इसी वजह से लो बीपी होती है। बेसिकली लेडीज का बीपी रहते हैं 170 मैक्सिमम लेडीज का 100/70 ही रहता है। तो जब लेडी का मूड ठीक नहीं होता तो डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर के पास कुछ और चेक करने के लिए होता नहीं, बीपी चेक करता लो बीपी। जैसे वो लो बीपी होता है और घबराहट होने लगती है लेडीज को। उसी समय अगर किसी लेडीज को डायमंड का नेकलेस दे दिया जाए तो लो बीपी नाम की चीज खत्म हो जाएगी। बीपी हाई नहीं होगा, हाई बीपी नहीं होगा, मेंटेन हो जाएगा। आगे भी और चीजें लेनी है। चलिए, तो आज हम लोग बात करेंगे बीपी के ऊपर। तो बीपी, हाई बीपी जो होता है, हाई बीपी को कंट्रोल करने के लिए क्या चीज लेनी होती है? व्हाट इज हाई बीपी? हाई बीपी इज अ कंडीशन जिसमें जो ब्लड प्रेशर है वो किसी भी कंडीशन में, इन रेस्टिंग कंडीशन, एक आदमी का 140 के आसपास से और 120 से ऊपर चला जाता है ऊपर वाला, और 80 से चला जाता है नीचे वाला, इसको कहते हैं हाई बीपी। बीपी इज नॉट अ डिजीज। बीपी इज ऑल्सो अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। जैसे शुगर जो है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, बिल्कुल वैसे ही जो ब्लड प्रेशर है वो भी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। क्यों? क्योंकि पहले के जमाने में जो पैनिक होता था वो बहुत कम होता था। आजकल के जमाने में क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रेशर जो है आपके ऊपर, वो कैटाकोलमीन्स आपकी बॉडी में रिलीज कराता रहता है, जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं फाइट एंड फ्लाइट सिंड्रोम के लिए। क्या होता है, जैसे कोई डरा देता है तो हमारे दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हम बड़ा तेज भागने लग जाते हैं, लेकिन हमें नहीं पता चलता कि हम भाग रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। वो जो कंडीशन पैदा होती है, उस कंडीशन को नॉर्मलाइज करने के लिए जो हार्मोन हमारी बॉडी में रिलीज होता है उसको क्या बोलते हैं? फ्लाइट एंड फाइट सिंड्रोम। कैटाकोलमीन्स हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं और वो हमारी बॉडी को खराब सिचुएशन में लड़ने के लिए मदद करते हैं। वो जो हार्मोन्स होते हैं कॉन्टिन्यूसली जब हमारी बॉडी में रिलीज होने लग जाते हैं, तब उस कंडीशन को स्लोली एंड ग्रेजुअली बॉडी कन्वर्ट कर देती है हाई ब्लड प्रेशर। अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन एवरीडे लो सॉल्ट का इस्तेमाल करे, कम नमक खाए, ज्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का सेवन करे, प्रॉपर नींद ले और अपनी डाइट में फाइबर युक्त भोजन को बढ़ा दे, तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। जिन लोगों का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से, एंजाइटी की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ऐसे लोगों को योग क्रिया, थोड़ी देर मेडिटेशन या कोई स्विमिंग एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए, जिससे उसका मेंटल लेवल जो है वो नॉर्मलाइज हो जाए। अगर हम मेडिसिन की बात करें कि मेडिसिन में हम क्या देना है, कोई ऐसी चीजें हम क्या लें जिससे कि हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मलाइज रहे, तो उसके लिए कुछ चीजें बताना चाहूंगा आपको। तो वाइल्ड आंवला रस आ रहा अपना, वाइल्ड आंवला रस, वाइल्ड आंवला रस और एलोवेरा फाइबर जूस को अगर मिला के कॉन्टिन्यूसली दिया जाए तो किसी भी तरह के ब्लड प्रेशर को इजीली कंट्रोल किया जा सकता है। अर्जुना रिस्ट जो है वो 4 टीस्पून दिन में 2 बार लेने से काफी हद तक आराम में रहता है। हार्ट स्ट्रॉन्ग टेबलेट, एक गोली सुबह प्रतिदिन लेने से जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मली धीरे धीरे नॉर्मल होना शुरू हो जाता है और हमारे हार्ट को जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी मिल जाती है।
इसलिए जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं ये सिंपल चीजें हैं, कोई दवाई नहीं है किसी भी चीज की। ये हम कॉन्टिन्यूसली ले सकते हैं और हाई ब्लड प्रेशर को तब तक लेते रहेंगे जब तक ब्लड प्रेशर किसी का पूरी तरह कंट्रोल में ना आए। ओके, कितने लोग मानते हैं शुगर एक बहुत बड़ी बीमारी है? ये शुगर के कारण क्या क्या किन किन कारणों से शुगर होती है? जी, स्ट्रेस से और जी बताते रहिए, जेनेटिक और जी अच्छा और खराब लाइफस्टाइल, लाइक जैसे कि हम खाना पीना सोते नहीं है समय शुगर जिस कारण से होती है आयुर्वेद में उसको बड़ी ब्यूटीफुल तरीके से बताया हुआ है। एक ही श्लोक में बता दिया गया है कि कौन सी जो डायबिटीज है, मधुमेह बोला जाता है आयुर्वेद में इसको, और इस मधुमेह का कारण क्या है? वो है आस्तिक सुखम स्वप्न सुखम दधीनी ग्राम्योदक अनुप्रसह प्यांसी नवान्नपानम गुड़ वैकृतम च प्रमेय हेतु कफ कृच सर्वम। वो चीजें जो शरीर में कफ को बढ़ाए, जैसे दही, आराम से बैठे रहना, बहुत देर तक बैठे रहना, अभी की बात नहीं कर रहा, वैसे बहुत देर तक बैठे रहना, बहुत देर तक सोना, यानी कि 8-9 घंटे सोना। दही का ज्यादा सेवन करना, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि दही जो है आयुर्वेद में क्लियरली मेंशन है कि दही और दूध, दधीनी और पयः दोनों बताया हुआ है। ज्यादा दूध पीना और ज्यादा दही खाना दोनों से शुगर हो जाती है। इसलिए जो लोग रात को 1-1 गिलास दूध पीना पसंद करते हैं और दही खाना पसंद करते हैं वो सावधान रहें। आपका कोई कट्टर दुश्मन है और अपने दुश्मनी निकालनी है तो उस आदमी को दही रात को खिलाना शुरू कर दीजिए। जो आदमी रात को दही खाता है वो जहर खाने के बराबर है। और अगर सोने पे सुहागा करना है तो उसको कहिए दही को गर्म करके खाए। यानी रात को दही खाना जहर है, और जहर से भी बड़ा जहर है रात को दही गर्म करके खाना। जैसे लोग पास्ता में डाल के खाते हैं ना आजकल, दही जैसी चीजें रात पास्ता में डालते हैं तो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। उसी लिए ये जो चीजें हैं ये खानी डेडली डेंजरस है। अगर कोई व्यक्ति लगातार ऐसी चीजें खाता है तो उसको गठिया होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अभी मुझसे कोई सेशन पूछा था डॉक्टर गठिया है, गठिया का क्या इलाज है? गठिया ये सबसे पहला इलाज है कि कोई ऐसी चीजें जो शरीर में भारीपन पैदा करती है वो बंद कर दें। वो कौन सी चीजें हैं? दही हो गई। जिनको भी दर्दों की समस्या है, पेन की समस्या है, वो 4 चीजें बिल्कुल छोड़ दें। दही, माँ की दाल यानी उड़द की दाल, राजमा और कड़ी, ये 4 चीजें टोटली बंद कर दें। ये 4 चीजों को बिल्कुल ऑफ कर दें, जिसकी वजह से आप 90% इसी से ही सक्सेसफुल हो जाएंगे कि आपको दर्दों की समस्या बहुत कम हो जाएगी। जिन लोगों को कोई भी तरह का दर्द है, चाहे गठिए का दर्द है, यूरिक एसिड का दर्द है, एडी में दर्द है, बॉडी मसल्स में दर्द है, कहीं पर भी दर्द है, कहीं भी वायु विकार है, तो वायु विकार कम करने के लिए 2 चीजें करनी है। वायु वाली बढ़ाने वाली चीजों को कम कर देना है और वो चीजें करनी है जिससे वायु कम हो, जैसे एक्सरसाइज करना, रनिंग करना, जॉगिंग करना, स्विमिंग करना या शरीर से पसीना बहाना। ओके, अब क्या आता है? दधीनी ग्राम्योदक अनुरपसभ्यांसी, यानी कि वो चीजें जैसे गेहूं हो गई या बहुत ज्यादा अन्न हो गए और नया अन्न जैसे गेहूं अभी कट के आई तुरंत उसका सेवन करना, और बहुत ज्यादा चिल्ड पानी पीना, जैसे आजकल लोग पी रहे हैं। चिल्ड पानी पीने से शुगर होने की टेंडेंसी बहुत बढ़ जाती है। अल्कोहल के बारे में मुझसे कोई पूछ रहा था अभी अंदर वहां में कि जो अल्कोहल है उससे भी शुगर हो जाती है, क्या होता है क्या नहीं? अच्छा, दारू तो बहुत खराब चीज है। कितने घर उजाड़ दिए दारू ने, आगे ना कितने घर उजाड़ दिए दारू ने, सबको खराब कर दिया, कई फैमिली खराब कर दी। मुंबई में तो बहुत बुरा हाल है, तो बताइए आपको। तो कितने लोग मानते हैं कि दारू बहुत खराब चीज है? लोगों ने बोलना बिल्कुल बंद कर दिया। दारू बहुत खराब चीज है, आप बताइए। अच्छा, कोई बताइए क्यों खराब है? क्यों खराब है? रीजन, दारू में ऐसी क्या चीज है, दारू में ऐसी क्या चीज है कि वो इतनी खराब है? अल्कोहल। दारू में ऐसी क्या चीज है कि वो इतनी खराब है? अल्कोहल तो दारू का नाम ही अल्कोहल है।
और कुछ जी? अच्छा ये बात रहिए, कितने लोग हैं दारू पीते हैं? कोई हाथ नहीं उठाएगा। कितने लोग हैं? अरे कुछ तो बोलो भाई। दारू के बारे में बोला जाता है कि दारू एक बहुत खराब चीज है और हमारे मेंटल संतुलन को खराब कर देती है, हमारे लीवर को खराब करती है। डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर कहता है अच्छा लीवर खराब हो गया, दारू पीते हो? कहेगा हाँ जी पीता हूँ। कहता देखो खराब हो गया। जबकि सच ये है कि दारू से बढ़िया कोई चीज नहीं। ये मेरा कहना नहीं है, ये आयुर्वेद का कहना है, मेरा कहना नहीं, आयुर्वेद का कहना है। आदमी को आयुर्वेद में लिखा हुआ है, आयुर्वेद में क्लियरली मेंशन है, हृदय सर्वाणाम, हृदय सर्वाणाम, हृदय को, मन को प्रसन्न करने के लिए मज्जन सर्वोपरि, मज्जन जो है सबसे नंबर 1 है। आपने देखा होगा जो चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, दारू पी के एकदम कहते हैं यार मेरा दोस्त है, तो उससे ज्यादा प्यार मैं किसी को नहीं करता, तेरे लिए जान भी दे दूंगा। तो बात ये है, रीजन क्या है? अब इसके गुण के बारे में चर्चा करते हैं। गुण क्या है इसका? लघुरम आहारम, लघु, बिल्कुल लघु है, बहुत हल्का। इट इज ओनली थिंग, ध्यान सुनिए सब लोग, मजाक की बात हो रहा है, आप ध्यान सुनिएगा। इट इज ओनली थिंग विच बाईपासेस लिवर, लिवर को बाईपास कर जाती है सीधा ब्लड में। या आदमी ऐसा पीते पीते नशे में आ रहा था, वो इसलिए आ रहा था क्योंकि लीवर को बाईपास कर जाती है, सीधा जाके ब्लड में घुस जाती है, वर्क्स इन सेकंड्स। इसलिए आयुर्वेद में जो आसवरिष्ठ होते हैं, जो अर्जुनारिष्ट बनाई, अर्जुनारिष्ट है, पंचारिष्ट है, इसमें थोड़ी सी दारू होती है, फटाफट काम करती है, आशुकारी, फास्ट एक्टिंग। क्यों बोला गया है? क्योंकि लीवर, आप पानी पियोगे ना, पानी जाएगा पहले पेट में जाएगा, पेट से वो फिर लीवर में जाएगा, लीवर के बाद वो ब्लड में जाएगा। लेकिन जो दारू एक ऐसी चीज है, पीते ही सीधा वो बाईपास कर जाती है, ब्लड में चली जाती है, मन बुद्धि शरीर सबको आनंद देती है। अब क्या है, बात आती है मात्रा के ऊपर। आप ये देखिए, जितनी बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं, चाहे ब्यूरोक्रेट मीटिंग हो, चाहे वो बड़ी अफसर की मीटिंग हो, आर्मी की मीटिंग हो, दारू से बैठने शुरू होती नहीं। क्यों? क्योंकि उनका ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ जाती है डिसीजन मेकिंग की। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, ड्रम की तरह पीने शुरू कर दिया। जब हम उस लेवल में पीते हैं तब हमारे लीवर में टॉक्सिसिटी होती है, और वही टॉक्सिसिटी हमारे लीवर को खराब करती है। दारू लीवर को खराब नहीं करती, ओवर दारू पीना लीवर को खराब करती है। एलोवेरा आदमी को पीने में खराब नहीं करता, पूरी बोतल एक बार पीने से खराब करता है। मात्रा, कुचला एक जहर है, खाने से तुरंत आदमी मर सकता है। उसी कुचले की 50 दवाइयां आयुर्वेदिक बनती, 50 तरह के ऐसे जहर हैं जो आयुर्वेद में दवाइयों के तौर पे यूज होते हैं। ओनली डिफरेंस इज मात्रा। तो याद रखिए आप लोग, दारू बिल्कुल खराब चीज नहीं है अगर वो सही मात्रा में, सही क्वांटिटी में ली जाए तब। इससे बड़ी कोई दवाई ही नहीं है। किसी को भूख अगर नहीं लग रही है और इसको स्मॉल मात्रा में दारू पिला दी जाए, 1 घंटे के अंदर भूख लगनी शुरू हो जाएगी। ये क्वेश्चन बड़ा
अच्छा है, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। अगर किसी का बॉडी वेट, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, किसी का अगर बॉडी वेट 100 किलो है, अगर किसी का वेट 100 किलो है तो 20% माइनस करके वो उतने मिलीग्राम पर डे ले सकता है। अगर कोई 100 किलो का वजन है तो 20% करके 80 ml वो प्रतिदिन ले सकता है। वैसे 60 किलो पर 20% लेस करके ऐसे करके तो टोटल आदमी को किसी भी हाल में 50-60 ml से ऊपर प्रतिदिन नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात, कभी भी मैं बुरी बात करूँगा, कभी भी किसी भी हाल में जो दारू है उसके साथ मीट का सेवन नहीं करना चाहिए। जो लोग मीट, मुर्गा, मूंगफली ऐसी चीजें, हैवी चीजें दारू के साथ पीते हैं और उनको लगता है कि पेट में एसिडिटी नहीं करेगी, हमें फायदा करेगी, वो उनको बेअंत नुकसान करती है। जो लोग दारू और मीट इकट्ठा खाते हैं उनको शुगर होने से भगवान भी बचा नहीं सकता। ये बात है। प्लेन दारू शुगर कम करती है, प्लेन दारू ब्लड प्रेशर कम करती है, और उल्टा अगर इसके साथ चला जाए, इसके साथ वो चीज खाई जाए तो शुगर को बढ़ा देती है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती है, किडनी को बढ़ा देती है, लीवर को बढ़ा देती है। ये प्रोडक्ट नहीं है, ये बाय प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट होता तो अभी तक आ जाता, ये बाय प्रोडक्ट है। ये बाय प्रोडक्ट होगा, इसके लाइसेंस, इसके लिए अलग काम करना पड़ेगा। सर आप पूछिए, अभी नहीं पीने वाला भी हाथ उठाएगा। लेक्चर चलिए। अच्छा, बात यह है कि अल्कोहल के बारे में बात इसलिए की गई क्योंकि हमारे आयुर्वेद में आसव ऋषि के बारे में बताया जाता है। बहुत तरह के आसव ऋषि आयुर्वेद में आते हैं, जो कि आसव ऋषि जो है हमारे डाइजेशन के लिए, लीवर के लिए, ब्रेन के लिए, ताकत के लिए बनाए जाते हैं। उस आसव ऋषि की वर्किंग समझाने के लिए, उस चीज़ों की एफिकेसी को बढ़ाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई व्यक्ति अश्वगंधा के बारे में सब जानते हैं, अश्वगंधा चूर्ण ले, कोई अश्वगंधा कैप्सूल खाए, अश्वगंधा टेबलेट ले, तो वो काम करेगी 3 दिन के बाद। और अश्वगंधा रिष्ट, अश्वगंधा की दारू अगर कोई पिए तो काम करेगी 30 सेकंड्स में। तो ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो अल्कोहल है उसको हमारे समाज में बहुत गलत दृष्टि से देखा जाता है। अल्कोहल का दोष नहीं है, अल्कोहल की मात्रा का दोष है। इसलिए हमें मात्रा के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जिन लोगों को लिमिट अपनी नहीं पता उनको अल्कोहल को छूना ही नहीं चाहिए। जिन लोगों को अपनी लिमिट पता है वो अपनी रेगुलर अल्कोहल ले सकते हैं, उसका कोई नुकसान नहीं। मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जो 40 साल से दारू पी रहे हैं और लीवर बिल्कुल नॉर्मल है, और मेरे पास ऐसे लोग भी आते हैं जिन्होंने दारू कभी सूंघ ही नहीं है और उनका लीवर एकदम डैमेज हो जाता है। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। इसलिए हर चीज की एक लिमिट होती है, उसको क्रॉस करना जरूरी नहीं। शुगर के बारे में आता है, नेक्स्ट आता है दलील गान अनूप रसा प्यांसी। अनूप रस का मतलब यह है जितने मुर्गा, मुर्गी, जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो बड़ी इजीली इंसान को अवेलेबल हो जाती हैं उनका मांस खाने के लिए, वो चीजें भी हमारे शरीर में बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट देती हैं डायबिटीज को लेकर। डायबिटीज के बारे में एक बहुत मिथ्या विचार ये भी है कि जो डायबिटीज है वो स्ट्रेस से बढ़ जाती है। कई लोग मानते हैं, 90% ये सच भी है, लेकिन अगर आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तो आयुर्वेद में कहीं स्ट्रेस के बारे में शुगर के ऊपर नहीं लिखा हुआ। बड़ी अजीब सी बात है, इसलिए मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। सगो आयुर्वेद में ये बोला गया है कि जो मानसिक रूप से बड़े निश्चिंत होते हैं, बहुत इजी होते हैं, जिनको कोई स्ट्रेस नहीं होता, उनको शुगर हो जाता है। अब इसके पीछे रीजन क्या है, कुछ रीजन बताने की कोशिश करता हूँ मैं। स्ट्रेस जो है वो हमारे इंसुलिन पे कोई इंपैक्ट नहीं देता। स्ट्रेस हमारी ब्लड प्रेशर में इंपैक्ट देता है, बीपी के ऊपर इंपैक्ट देता है, लेकिन शुगर के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं देता। तो ये मिस धारणाएं जो बनाई हुई है कि स्ट्रेस की वजह से शुगर हो जाती है, ये बहुत हद तक सच नहीं है। सगो स्ट्रेस जो है, अगर आदमी स्ट्रेस लेगा, मान लो मैं स्ट्रेस ले रहा हूं तो मुझे दिमाग ज्यादा काम कर रहा है, ज्यादा दिमाग काम कर रहा है तो ज्यादा एनर्जी खा रहा हो, तो ज्यादा एनर्जी खाने वाली चीज शुगर को कैसे बढ़ाएगी? समझ रहे बात? अगर मान लीजिए आपके घर में जनरेटर चल रहा है तो जनरेटर जब चलेगा तो जितना ज्यादा चलेगा उतना तेल ज्यादा पिएगा, ये थोड़ी कि तेल बाहर फेंक देगा। तो इसलिए ये समझना जरूरी है कि जो डायबिटीज है उसका डायरेक्ट लिंक स्ट्रेस से ना होकर बॉडी की फिजिकल एक्टिविटी से है और वंशानुगत है। जैसे किसी के मदर, फादर, भाई बहन, रिश्तेदारों को अगर शुगर है तो उसके बच्चों को भी शुगर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आप ये बताइए, जो बच्चा जन्म हुआ है और जन्म के साथ ही उसको शुगर हो गई है, तो उसकी क्या गलती है?
उसमें कौन सा एक्सरसाइज नहीं किया, कुछ और नहीं किया, उसको भी तो शुगर हो गई। तो क्या होता है, वंशानुगत यानी पीछे से जो बीमारियां चली आ रही हैं वो भी इम्पैक्ट देती हैं और हमारा लाइफस्टाइल इम्पैक्ट देता है। स्ट्रेस का बहुत ज़्यादा इसका रोल नहीं है। मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में भी देखा है कि शुगर का डायबिटीज़ का ब्रेन से कुछ ज़्यादा लिंक नहीं, मन से ज़्यादा लिंक नहीं। तो मेरा सबसे मानना है कि अगर कोई व्यक्ति अपने इस चीज़ों को सुधार ले, जैसे एक्सरसाइज रोज करे, रोज अपनी डाइट जो प्लान करे, फ्रूट्स वेजिटेबल ज़्यादा खाए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर जैसे मैंने डिटॉक्सिफिकेशन की बात शुरू में भी की आपसे, डिटॉक्सिफिकेशन मतलब वो चीज़ें फ्री रेडिकल जो हमारे शरीर में विभिन्न तरह की बीमारियां पैदा करती हैं, वो बीमारियों को कैसे निकाला जाए उसके बारे में बात करनी है। तो वो बात कैसे करेंगे, शुगर अवे सिरप जानते हैं आप, शुगर अवे रस जो है और शुगर अवे टेबलेट, ये दोनों सुबह शाम खाली पेट लेने से और गोलियों को चबा के खाने से और ज़्यादा लाभ मिलता है। अगर गोलियों को 2-2 गोली सुबह शाम चबा के जो शुगर अवे हमारी टेबलेट है और रस के साथ सेवन किया जाए तो शुगर को नॉर्मलाइज करने में और इंसुलिन की पोटेंसी को बढ़ाने में मदद मिलती है। इसके साथ साथ जिन लोगों को सो कॉल्ड कॉन्स्टिपेशन रहती है, पेट में थोड़ी भारीपन रहता है, कब्ज रहती है, उनको एलो संजीवनी रात को लेना बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा एलोवेरा जूस, श्री तुलसी और श्री हल्दी, ये कॉन्टिन्यूसली लेने से जो शुगर के साइड इफेक्ट्स हैं उसको बहुत हद तक काटा जा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो अश्वगंधा शिलाजीत टेबलेट अपनी आ रही है वो हर एक डायबिटीज वालों को देनी ही देनी है। रीजन क्या है, जो अश्वगंधा और शिलाजीत है वो अपने आप में एक ऐसी कॉम्बिनेशन है, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें अश्वगंधा एक अपने आप में एक ऐसा गुण लेके आता है अश्वगंधा जो अपना गुण है वो एक ऐसा शरीर में बल लेके आता है जो किसी भी तरह की शुगर की बीमारी को ठीक करने में कैपेबल होता है। तो अश्वगंधा क्या गुण है समझने की कोशिश करिए। अश्वगंधा को अश्वगंधा इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसमें एक गंध होती है जो घोड़े जैसी आती है और वो बहुत दूर से ही पहचानी जा सकती है, समझी जा सकती है। तो वो करता क्या है, अश्वगंधा हमारे शरीर में जाकर हमारे शरीर के बल, इंद्रिय, वीर, वृद्धि सबकी वृद्धि करता है, ताकत की वृद्धि करता है और हमारी एनर्जी लेवल को इस हद तक बढ़ा देता है कि आंखों पे, हार्ट पे, गुर्दे पे, किडनी पे किसी भी तरह का साइड इफेक्ट जो है वो बॉडी में नहीं होती। तो आज मैं आपको 1-2 चीजें बताना चाहूंगा इसके बारे में। अश्वगंधा और शिलाजीत अगर इकट्ठे मिला के लिया जाए तो कोई भी साइड इफेक्ट ऑफ शुगर, चाहे पैरों में दर्द रहना, खलियां बढ़ जाना, आंखों में कमजोरी रहना, हार्ट में कमजोरी हो जाना, किडनी में दिक्कत रहना, इसकी होने के चांसेस तकरीबन नेग्लिजिबल हो जाते हैं। जितनी भी आप एलोपैथी दवाइयां हैं, चाहे मेटफॉर्मिन है, चाहे कोई भी आप एलोपैथी दवाइयां लेते हैं, उन दवाइयों का भरपूर रूप से साइड इफेक्ट्स होता है जो बहुत ज़्यादा हमारे शरीर में कमजोरी और थकावट पैदा करता है। अश्वगंधा शिलाजीत लेने से ये थकावट भी दूर रहती है और जो बॉडी मास जो लूज हो जाता है, बॉडी का वेट जो कम हो जाता है, थाइस पतली हो जाती हैं, हमारी जो बैक होती है उससे सारा मास घट जाता है, प्यास बार बार लगती है, पॉलीयूरिया, पॉलीपैक्सिया, पॉलीफेजिया, तीनों जो चीज़ें हैं उसको कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। अब देखिए, अब मैं बताना चाहूंगा आपको शुगर का इलाज क्या है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग शुगर के रोगी 2 तरह के होते हैं, एक होता है भारी और एक होता है पतले। 2 तरह के शुगर के मरीज होते हैं। एक शुगर के मरीज जो होता है उसकी जो चिकित्सा होती है वो बल चिकित्सा होती है। वो बल चिकित्सा क्या होती है, विभिन्न प्रकार के जो मांस हैं, जैसे अलग अलग, जैसे पिग का हो गया, चाहे किसी भी जानवर का आप देख लीजिए, चाहे मुर्गे का हो गया, किसी भी तरह का जो मांस है उसका यूज बना के या सब्जियों का उबाल कर, सब्जियों का सूप बनाकर पेशेंट को पिलाया जाता है। पहली बात ये देखना बहुत जरूरी है कि जो आयुर्वेद है वो कोई धार्मिक साइंस नहीं है, ये एक प्रॉपर एक साइंस है जिसके बारे में हर एक मांस के ऊपर, कुत्ते का मांस, गाय का मांस,
हर एक मांस की पूरी वर्णना दी हुई है कि कौन सा मांस खाने से क्या चीज की वृद्धि होती है। इतना तो बताया हुआ है कि जो टीबी के पेशेंट हैं वो टीबी के पेशेंट में छुपा के मांस खिलाना चाहिए पेशेंट को। अगर कोई व्यक्ति मांस नहीं भी खाता तो उसको छुपा के खिलाना चाहिए। यानी कि जो आयुर्वेद है वो टोटली आदमी की बॉडी के ऊपर डिपेंडेंट है, उसका किसी योग से किसी और चीज से लेना देना है ही नहीं। आयुर्वेद और योग में बहुत घनिष्ठ संबंध है। योग और आयुर्वेद में संबंध है ना? अच्छा, हाँ कि ना? किसने बताया आपको क्या संबंध है? बताइए। योग और आयुर्वेद का संबंध के बारे में किसने आपको बताया या आपको पता है? रामदेव आता है, बाबा रामदेव। रामदेव आता है। बेसिकली आयुर्वेद और योग का कोई लेना देना नहीं है। ये आजकल जो बाबा जो लोग हैं वो तो शो करते हैं कि योग और आयुर्वेद एक है, जबकि बिल्कुल गलत है। पूरे आयुर्वेद में योग का नाम तक नहीं है, योग वर्ड का नाम तक नहीं है। तो आयुर्वेद और योग बिल्कुल डिफरेंट साइंस है। और एक मजेदार बात बताता हूं आपको, जिस आदमी ने पतंजलि योगपीठ लिखी है, योगपीठ लिखी है ना पूरी, जिस आदमी ने इतना बड़ा पतंजलि योग सूत्र लिखा है, उसी ने ही आयुर्वेद लिखा है। जब उसने देखा कि सदियों के समय में लोग ये योग जो है वो फॉलो कर पाते थे, तब तक ठीक है। आजकल के कलयुग में जब हमने रोज सुबह उठना है, लेट उठना है, गलत खाना है, झूठ बोलना है, अलग अलग तरह के घटिया काम करने हैं, एक्सरसाइज नहीं करनी, उस समय लोग वो समझ गए थे कि योग जो है वो इस जमाने में नहीं चलेगा। तो उन्होंने ही जो संरचना करी वो आयुर्वेद की संरचना करी। और उस आयुर्वेद की संरचना जो थी उसमें हेल्थ को प्रायोरिटी दी गई, व्यायाम के ऊपर, एक्सरसाइज के ऊपर। तो आयुर्वेद का जो सूत्र है वो है व्यायाम। आप भागिए, दौड़िए, शिकार करिए, एक्सरसाइज करिए, पेड़ पे चढ़िए, खेल कूद करिए, ये सूत्र है हेल्थ का आयुर्वेद में, कहीं नहीं बताया हुआ। चलिए छोड़िए, मैं एक सवाल पूछता हूँ, आप कोई भी बड़ी से बड़ी पुरानी किताब ले लीजिए योग की जो आपको आती है, उसको खोलिए, उसमें कहीं अगर लिखा हो कि ये योग करने से ये बीमारी ठीक होती है तो मैं जिम्मेदार। देखिए, कोई भी चीज का एक पहलू होता ना। हम लोगों ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करी, हम लोगों ने यहाँ पे गैदरिंग करी, तो हमने क्या किया, पहले रजिस्ट्रेशन कराई, फिर हम लोग आगे बैठे, उसके बाद फिर माइक का इंतजाम हुआ, पानी का इंतजाम हुआ, उसके बाद लेक्चर शुरू हुआ। ये क्रम है ना, क्राइटेरिया। बिल्कुल वैसे ही आयुर्वेद में पहले लिखा हुआ है कि बीमारी होने का पूर्ण रूप क्या है। जैसे किसी को अगर बुखार होने वाला है तो उसका मुंह का स्वाद बदल जाएगा, आंखें भारी हो जाएंगी, आंखों में सेक निकलने लग जाएगा, कमजोरी आ जाएगी, अंगड़ाई आने लग जाएगी, फिर बुखार होगा। यानी कि पूर्ण रूप मतलब पूर्ण सिम्टम, बुखार तेज होना, 101 102 हो जाना, उसके बाद किस तरह का बुखार है वो बताया जाना, और उसका ट्रीटमेंट क्या है, ये पूरा क्रम बताया हुआ आयुर्वेद में। और योग में ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ। हेल्दी व्यक्ति के लिए योग है, जो अपनी बॉडी को हेल्दी रखे और स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, उसके लिए योग है, लेकिन बीमारी को खत्म करने के लिए योग नहीं है। ठीक है? तो आयुर्वेद का सहारा लेने के लिए अगर मान लीजिए योग में इतना ही दाम होता तो आयुर्वेदिक दवाइयां भेजने की जरूरत ना पड़ती। बात समझ रहे मेरी बात? तो इसलिए आयुर्वेद जो है वो कंप्लीट साइंस है और मेडिकल साइंस है, जिसमें बीमारियों के बारे में बताया हुआ है और बीमारियों के ट्रीटमेंट के बारे में बताया हुआ है। इसलिए आयुर्वेद इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन एनी टाइप ऑफ योगिक क्रियाएं। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि हम लोगों को क्या करने से क्या चीज में लाभ मिलता है। आजकल के समय में जो एक सूत्र है हेल्दी रहने का, वो सिर्फ एक सूत्र है, वो है व्यायाम, एक्सरसाइज। रोज सुबह उठिए, रनिंग करिए, जॉगिंग करिए, स्किपिंग करिए, स्विमिंग करिए, कोई स्पोर्ट्स खेलिए, पसीना बहाइए। ये ही एकमात्र तरीका है हेल्दी रहने का। 3 तरह की चीजें बताई हुई आयुर्वेद में हेल्दी रहने के लिए। पहला, शरीर के लिए व्यायाम, मन के लिए ध्यान और सत्कर्म का मतलब दान करना, पुण्य करना, किसी को गरीब आदमी को खाना खिला देना, गाय को रोटी देना,
तो कुत्ते को रोटी दे देना, ऐसे करने से ये कर्म जो बोला जाता है ये सत्कर्म, ये 3 तरह की चीजें हैं। अगर ये 3 चीजें करी जाए तो किसी भी तरह के मेंटल फिजिकल डिसऑर्डर को ठीक किया जा सकता है। क्लियर है? तो व्यायाम जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आयुर्वेद में हेल्दी रहने का। और बहुत सारी चीजें आयुर्वेद में बताई गई हेल्दीनेस की। दिनचर्या, ऋतुचर्या। दिनचर्या मतलब मान लीजिए दिन का समय है, दिन को सुबह सुबह अगर अर्ली मॉर्निंग आपको बहुत सारा सैलड खा के दे दिया जाए तो आप खाएंगे नहीं। वही सैलड दोपहर में दिया जाए तो आप शौक से खा लेंगे। यही बात है। तो क्या रीजन है कि कब क्या खाना है ये हमें पता होना चाहिए। सुबह क्या खाना चाहिए, दोपहर में क्या खाना चाहिए, रात में क्या खाना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। सर्दियों में सुबह क्या खाना चाहिए, दोपहर में क्या खाना चाहिए, रात में क्या खाना चाहिए, एक क्राइटेरिया, एक फुलफिल पूरा क्राइटेरिया है, वो पूरा करना पड़ेगा। अब मैंने आपको बताया कि जिस कुछ तरह के लोग होते हैं जिनको हमें बताना होता है कि कैसे हम उसको पूरी तरह यूज कर सकते हैं। जैसे भाई साहब बताइए, अब जैसे मैं उनको बताया था उसके बारे में बात क्रिया का। अब ये कितने व्यक्ति हैं, अब ये कितने मैं आपको कुछ बातें समझा रहा हूँ कैसे। आदमी बहुत एक्टिव नजर आएगा, सीधा खड़ा नहीं रहेगा, हमेशा हिलता रहेगा थोड़ा बहुत, ठीक है, मुंह पे तेज रहेगा, ठीक है, और उसको एंजाइटी रहेगी, हर काम में जल्दबाजी रहेगी। नब्बे देखेंगे तो पित्त प्रकृति होगी, मैंने अभी देखी थी इनकी पित्त प्रकृति। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे पित्त प्रकृति के लोग होते हैं जिसको आप देखने से दरमियान के होते हैं, ना ज़्यादा मोटे होते हैं ना पतले होते हैं, एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, काम करने में बहुत सक्षम होते हैं और हर काम में जल्दबाजी होती है। ये 35 क्रियाओं की पहचान है। अब ऐसे लोगों को एलोवेरा सूट नहीं करेगा, करता, ठीक है, ऐसे लोगों को एलोवेरा कभी सूट नहीं करेगा। अगर ऐसे लोगों को आपने एलोवेरा दे दिया तो वो नुकसान करेगा, मुड़ के आपके पास कभी नहीं आएगा। तो ऐसे लोगों को वो चीज देनी है जो पचने के बाद ठंडी हो, जैसे आंवला, जैसे अर्जुनाविष्ट, ठीक है, जैसे गिलोय, जैसे गुलकंद, ठीक है, और एमसी की बात की जाए हिमालयन बेरी जूस। ये सब चीजें इनको देने से बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा और इनका पाचन क्रिया भी ठीक रहेगी, शरीर की गर्मी भी ठीक रहेगी, ताकत भी रहेगी। प्लस ऐसे लोगों में वायु भी बढ़ जाती है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम का सेकंड रूप जो होता है वायु होती है। पेन भी होती है आपको तो पेन भी रहेगी, बॉडी में स्टिफनेस, जकड़ाहट, दर्दें। और जैसे हवा चलेगी ना, हवा, पंखे की हवा मान लो आप पे लग रही है तो इनको बर्दाश्त नहीं होगी। इनको पंखे की हवा जब लगेगी तो इनको ऐसा लगेगा जैसे मुझे ना कुछ चुभ रहा है और थोड़ी देर में दर्दें शुरू हो जाएंगी। और दर्दें कहाँ की होंगी, पैरों की, कम नाभि से नीचे नीचे। तो ऐसे लोगों को क्या छोड़ देना चाहिए, चाय बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए, माँ की दाल छोड़ देनी चाहिए, कड़ी छोड़ देनी चाहिए, अरबी छोड़ देनी चाहिए। जो चीज बाई को बढ़ाए, एसिडिटी को बढ़ाए और बाई को बढ़ाए, ऐसी चीजों को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। यही ट्रीटमेंट का सूत्र है। और इसका आंसर क्या है, मान लो आपको मुझे एक्सपीरियंस हो गया, आपको कैसे पता चलेगा ये बात है कि बेहतर है। तो इसका ये पता चलेगा, आदमी से ये पूछना है कि खाना खाने के बाद आपको एसिडिटी होती है या नहीं। यही आंसर से 90% आपको क्लियर हो जाएगा। जब बोलेगा हाँ एसिडिटी होती है, एसिडिटी होती है, जैसे बोलेगा एसिडिटी होती है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई साहब आपको एसिडिटी के साथ दर्द भी होता है, ये बोलेगा हाँ दर्द भी होता है। तो ऐसे लोगों को भूल के भी एलोवेरा नहीं देना, एलोज्योति नहीं देनी। एलोज्योति की सूट करेगी, एलोज्योति सूट करती है, ठीक है। तो ऐसे हमको क्लियर फंडा पता चलना चाहिए किस व्यक्ति को क्या देना है और इन टच कैसे रहना है। पेशेंट को जब भी आप आयुर्वेदिक दवाई दें, क्योंकि आपको उतनी नॉलेज इतनी जल्दी नहीं हो पाएगी, धीरे धीरे होगी, तो आपको पेशेंट से बना के रखनी है कि तुझे कोई दिक्कत हो तो मुझे बात कर। मान लो कोई पेशेंट को आपने एलोवेरा दे दिया, पित्तल व्यक्ति को, उसको लूज मोशन लग जाएगी, एसिडिटी हो जाएगी, गैस बन जाएगी, तो आपको फोन करेगा जी मुझे एसिडिटी हो गई, तो कहता है तो वो बंद कर दे, उसकी दिक्कत दूसरी चीज उसको, ठीक है। तो ऐसे करके हमेशा पेशेंट के साथ टच में रहना है। यह है पैथी व्यक्ति। अब मैं आपको कफन व्यक्ति दिखा दूँ, बैठिए आप आइए जी, जिस मर्जी को बुला लीजिए, जिस मर्जी आप ही आ रही है, आप ही आ रही है, आप ही आ रही है, क्या बैठिए, आप ही आ रही है। अब ये कफन व्यक्ति हैं, अब ये कफन व्यक्ति हैं, इनको रात को खराटे आते हैं। नीचे रोज बताती होगी, आप नहीं बता रहे। देखिए ऐसे लोगों को खराटे बहुत आते हैं। नंबर 1, ऐसे लोगों को फैटी लिवर है, अभी जाके चेक कराने फैटी लिवर आएगा। तीसरा, आपको खाना खाने का पेट में हल्का भारीपन हो जाता है, एसिडिटी नहीं कह रहा, हल्का भारीपन। ऐसे लोगों को जनरली पेट में, जैसे ब्रेड खाने के बाद, बेकरी आइटम खाने के बाद पेट में भारीपन हो ही जाता है, ठीक है। और स्टिफनेस, जकड़ाहट रहती है।
तो आपको करना क्या है, आपने एलोवेरा जूस को गर्म पानी में डाल के लेना है, ठीक है। आंवला नहीं लेना, आंवला नहीं लेना, ठीक है। और ऐसी चीजें लेनी है जो हल्की हैं और पचने में आसान हो, जैसे दलिया हो गया, खिचड़ी हो गया, ये चीजें, हरी सौंफ हो गई, ये सब चीज, ठीक। और कोई बेकरी आइटम जहाँ पे लिखी जाती है वो बेकरी आइटम टोटली बंद करनी है। चाय, कॉफी, बेकरी आइटम, स्पाइसी फूड, ये सब चीज़ें आपने कम कर देनी, ठीक है। और बॉडी में कमर के निचले हिस्से में दर्द रहता है आपके, देखिए मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ आपको। ये जो व्यक्ति अभी पैरों में दर्द बता रहे हैं, बेसिकली पैरों का दर्द नहीं है, ये कमर का दर्द है जो पैरों में फील हो रहा है कमर का दर्द। अगर आप इनको पैर छुइए, ऐसे ऐसे करके पैर छुइए, ये किसी हाल में पैर नहीं छू पाएंगे। देखो क्यों, इनकी जो कमर है वायु की वजह से पूरी तरह स्टिफ हो रखी है। ये जो कमर है ना, ये पूरी तरह स्टिफ हो रखी है। और यहाँ पे देखिए इनका पेट को छुएंगे हार्ड पत्थर जैसा, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है, ये पहचान होती है कफज व्यक्ति की। जिनका कफ दोष प्रबल होता है, वो कफ दोष प्रबल होने की वजह से वायु को रोक देता है, तो हड्डियों बॉडी में स्टिफनेस हो जाती है। जब आप सुबह उठते हैं तो आपको आधा घंटा लगता था अपने आपको थोड़ा स्टार्ट करने में, एकदम फ्रेश उठते हैं। अभी उम्र में आजा ही नहीं है। अच्छा, अभी तो उम्र जवान है, ठीक है। तो बात यह है कि वायु विकार को कम करने के लिए ऐसे लोगों को एलोवेरा जूस लेना चाहिए। पेन अवे टेबलेट 120 ml, ठीक। और अपनी एलोकैल डी है वो रेगुलर लीजिए, और कम से कम आधा घंटा पसीना भाई बॉडी, ठीक। इसको करने से, और अन्न को बिल्कुल छोड़ दीजिए, सिर्फ दोपहर में खाइए, बाकी दोनों टाइम बंद करिए। ऐसा करने से 3 महीने के अंदर अंदर ये दोबारा से फ्लेक्सिबिलिटी भी आ जाएगी, पेन भी ठीक हो जाएगी, स्टिफनेस भी ठीक हो जाएगी। ऐसे व्यक्ति को अगर हम लोग हिमालयन बेरी जूस दे दें तो दिक्कत पैदा होगी। तो ऐसे लोगों को गर्म पानी में एलोवेरा जूस मिला के देनी है। इसलिए ऐसे ही हम लोगों ने डायग्नोस करना है कि किस व्यक्ति को किस हद तक क्या क्या चीज दी जा सकती है। यही हमारी सक्सेस और अनसक्सेस में सारी कहानी यही है। तो सारी ये है कि हम लोगों ने ये बता, प्लीज भाई आइए प्लीज। हमारा 1500 वसूल हो गया। चलिए मैं बताया भी, you have to ask the question by question. If a patient is suffering from, let's see, diabetes, and he is complaining about gastritis, पेट में गैस है, नेक्स्ट स्टेप उससे पूछो कि गैस बनेगा, पेट गुब्बारे की तरह टाइट हो जाता है। इफ ही सेज यस, तो उसको वात और पित्त दोनों है, क्योंकि पेट टाइट से वायु की वजह से हो सकता है, जलन सिर्फ वित्त की वजह से हो सकती है, ठीक है। तो इससे स्मॉल क्वेश्चंस जो भी बताऊंगा मैं एंड वाले में, स्मॉल क्वेश्चन पूछ के बता देते हैं। जैसे भाई साहब को मैं खड़ा किया तो उनको मैंने पूछा एसिडिटी है, तो कहते हैं हाँ। जलन हो जाती बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ, कहते हैं हाँ। तो जब जलन और ये दोनों इकट्ठी हो जाती है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऊपर की तरफ गैस आए और पैरों में दर्द ना हो। तो ऐसे लोगों को वायु स्किन में चली जाती है, मांसगत वाले होता है। हवा आप 1 घंटा इनको बिठा नहीं सकते पंखे के सामने, ठीक है। एसी के सामने बैठते पूरे शरीर में दर्द हो जाएगा। इसलिए ऐसे लोग डायरेक्ट हवा से बचते हैं। ठंडक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठंडक, आप जैसे फॉर एग्जाम्पल आप हैं, आप भी कफन व्यक्ति हैं, देखने में आप जैसी हैं वैसी हैं, आप बहुत अग्रेसिव हैं, ठीक है। काम करने में आपको आगे कोई नहीं टिक पाएगा, ठीक है। तो ये जो है ना, ये आपकी पित्त प्रकृति की वजह से, ये पित्त है। लेकिन इसका साइड इफेक्ट क्या, आपका एचपी कम रहेगा हमेशा। अब जब मैं चेक करा लो 10-11 बस इससे ऊपर जाएगा। तीसरा, हमेशा विटामिन D3 की कमी रहेगी आपको, ठीक है। हमेशा मसूड़ों की दिक्कत रहेगी आपको, जब ब्रश करोगे आपका खून आएगा, ठीक है। बॉडी में कमजोरी बनी रहेगी, गोडे से नीचे जान कम रहेगी। तो ये जो चीजें होती हैं ये प्रकृति के हिसाब से होती है, ठीक है। अब प्रकृति कैसे दर्ज की जाती है ये मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बताना शुरू किया, इसके बारे में और डिटेल डिस्क्रिप्शन में आपको और बताऊंगा, ठीक है। वातज प्रकृति का मैंने बता दिया था, पित्त मैंने बता दिया, कफ मैंने बता दिया। अब और तरह के होते हैं, 14-15 तरह के और हैं, उसके बारे में धीरे धीरे बताना शुरू करूंगा मैं। लेकिन अभी फिलहाल मैं सबसे पहले बताना चाह रहा हूँ लेडीज के बारे में, जिन्होंने गठिया के बारे में पूछा था। गठिया के बारे में किसने पूछा था मुझसे? शुगर का, चलिए शुगर कंटिन्यू करते हैं। शुगर के 2 तरह के रोगी होते हैं, एक होते हैं भारी रोगी, ठीक है, एक होते हैं पतले रोगी। जो भारी रोगी होते हैं उनका क्या सिस्टम होता है, उनको देनी है संतर्पण। उनको, जिनको जैसे मान लो मैं हूँ, मेरा वेट ज़्यादा है और मुझे शुगर हो गई है, तो जो मोटे लोग हैं उनको आपने लंघन कराना है, उनको आपने 12-12, 14-14 घंटे खाली पेट रखना है, एक्सरसाइज करानी है, स्टीम देनी है, रनिंग करानी है, स्पोर्ट ज्वाइन कराना है। इनको डाइट में हल्की चीजें देनी है, जैसे छोले, चने, पॉपकॉर्न, भुजे हुए अनाज, ये सब चीज़ ज़्यादा देनी है, जौ, सत्तू, ठीक है, चने, छोले, ये सब चीज़ें ज़्यादा देनी है। और जो पतला व्यक्ति है
जिसको शुगर हो गई है, जिसको दिनों में शुगर कंप्लीट भी मार सकती है, ऐसे व्यक्ति को आपने मांस का सूप बना के देना है, सब्जियों का सूप बना के देना है, खूब सारे फ्रूट्स खिलाने हैं, वेजिटेबल्स देनी है, दलिया देना है, खिचड़ी देनी है, गाय का घी देना है, बिना मीठे का हलवा बना के देना है। ऐसी चीज़ों से उस व्यक्ति का जो एनर्जी है वो उसको शुगर से लड़ने में उसको काम है। ये जो है ये सिस्टम है आयुर्वेद से लिखा, संतर्पण चिकित्सा में था, संतर्पण चिकित्सा देनी है उसको, ऐसी चिकित्सा देनी है उसका शरीर का वेट गेन हो। और दूसरी तरफ जो मिदस्वी है, जैसे मेरी तरह कोई मिदस्वी व्यक्ति है, उसको वेट कम करना है, वेट कम करेगा तब उसकी शुगर जाके कंट्रोल होगी। तो इसलिए जो शुगर है वो अपने आप में इतनी नुकसानदेह नहीं है जितनी कि कॉन्टिन्यूसली शुगर बढ़ने में नुकसान है। शुगर अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, देयर इज नो डिजीज कॉल्ड शुगर। शुगर नाम की कोई डिजीज नहीं होती दुनिया में, लेकिन शुगर अपने आप में 50 बीमारियों की जड़ है। इसलिए जो शुगर है उसको कभी भी हमने लाइटली नहीं लेना चाहिए। शुगर को हमेशा 200 से नीचे मेंटेन करके रखना चाहिए। किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे खाने के बाद, खाने से पहले हमेशा 200 से कम होनी चाहिए किसी भी हाल में। कई लोग बोलते हैं कि नहीं हम तो एग्जैक्टली, तो एक बार याद रखिएगा, वेरी टाइटली कंट्रोल शुगर इज नॉट गुड। कोई बोले हाँ मेरी 100 शुगर रहती है एकदम 100, दवाई खा के 4 गोली खाता हूँ, शुगर 100 पे मेंटेन कर रहा हूँ, इट इज नॉट बेटर। बशर्ते खुद WHO बोलता है कि 140 जो अर्बन लाइफस्टाइल में रहते हैं 140 से लेके 150 शुगर खाली पेट उनकी चल जाएगी। इसलिए बहुत टाइटली शुगर कंट्रोल नहीं करनी चाहिए। और एक आपको ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो जनरली कोई बोलता नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूं साफ साफ। किसी की शुगर कितनी भी रहे, किसी की शुगर कितनी भी रहे, अगर वो रोज 1 घंटा 2 घंटा एक्सरसाइज करता है तो शुगर उसका कुछ नहीं बिगाड़ता। जो आदमी बैठ जाता है उसको शुगर बिठा देती है। जो आदमी बैठ जाता है शुगर उसको परमानेंट बिठा देती है। जो आदमी काम धंधा करता रहता है उसको शुगर ज्यादा तंग नहीं करती। मैं खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरे पास एक पेशेंट आता है तकरीबन 18-20 किलोमीटर दूर से, पिछले 20 साल से आ रहा है मेरे पास। कभी उसकी शुगर 350 से कम मैंने नहीं देखी। 20-20 किलोमीटर पैदल चलता रोज, और जैसे 20 साल पहले था आदमी वैसे ही। पॉइंट समझने की कोशिश करिए मैं कहना क्या जा रहा हूँ। हमेशा फिजिकली एक्टिव पेशेंट को शुगर डायबिटीज नुकसान नहीं करती है। शुगर तभी नुकसान करती है अगर आदमी लगातार बैठना शुरू कर दे, सोना शुरू कर दे, फिजिकल एक्टिविटी 0 कर दे, तब ही शुगर जो है तंग करती है। उसके अलावा तंग करने की चांसेस के बहुत कम। माइग्रेन के बारे में इससे पूछा था मुझसे थोड़ी देर पहले काफी लोगों ने। सिर दर्द किसको होता है यहाँ पे? माइग्रेन 90% वही लोग बोलते हैं जिनको बेसिकली कोई नॉलेज नहीं है उसके बारे में। माइग्रेन के बारे में समझने की कोशिश करिए। माइग्रेन है क्या? माइग्रेन अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, ध्यान सुनिए। माइग्रेन काफी तरह का होता है। एक होता है सिर का दर्द, यहाँ वाला दर्द जो यहाँ पे दर्द होता है हल्का। एक होता है आधे सिर का दर्द, एक होता है इस एरिया का दर्द, एक होता है पूरे सिर का दर्द, एक होता है गर्दन के पीछे का दर्द। जहां का जो दर्द होता है उसकी ट्रीटमेंट अलग अलग है, और सब लोग एक ही तरह का ट्रीटमेंट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इस एरिया का दर्द होता है, थोड़ा इस एरिया का दर्द होता है, वो सिर्फ दर्द ना होकर साइनोसाइटिस होता है, जुकाम, नजला, गला खराब जिन लोगों को ज्यादा होता है, जिन लोगों को रेशा बहुत भरा रहता है, जिन लोगों को छिके जुकाम बहुत रहता है, नाकों में पॉलिप्स होते हैं, गांठें होती हैं, उन लोगों को ये बीमारी ज्यादा तंग करती है। ओके। और जिन लोगों को सिर का पिछला हिस्सा दर्द करता है उनको जनरली पूर्ण माइग्रेन होता है, और जिनको आधा सिर दर्द करता है उनको भी माइग्रेन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। माइग्रेन है क्या? माइग्रेन एक ऐसा सिर दर्द है जिसका आज तक कारण नहीं पता चला और इलाज भी नहीं पता चला। और आयुर्वेद में इसका प्रॉपर इलाज और ट्रीटमेंट दोनों है। वो ये है, सूरज की गड़बड़ी के बगैर, सूरज की ट्रीटमेंट के बगैर कोई एक सिर दर्द ठीक नहीं हो सकता। अगर किसी व्यक्ति ने अपना सिर दर्द को ठीक करना है तो सुबह उठ के सूर्य नमस्कार उसको करना ही पड़ेगा, नहीं तो सिर्फ पेट के लिए खाने तक सिर दर्द ठीक रहेगा, दोबारा सिर दर्द दोबारा हो जाएगा। जो व्यक्ति लेट उठते हैं उनका सिर दर्द भी ठीक नहीं हो सकता। जो लोग सुबह उठ के सूर्य उपासना करें या सूर्य प्रणाम करें और हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, सुबह उठते ही मीठे से मीठा कुछ खा लें, तो सिर दर्द होने के चांसेस 90% तक कम हो जाएंगे, लेकिन पूरी तरह कम होने के चांसेस नहीं। ओके, क्लियर है? और कौन सी बीमारी बारे में पूछा था आपने?
माइग्रेन बीमारी कौन सी क्योरेबल है बताइए मुझे? डायबिटीज नॉट क्योरेबल, ब्लड प्रेशर नॉट क्योरेबल, माइग्रेन इज नॉट क्योरेबल, कैंसर इज नॉट क्योरेबल, अल्सरेटिव कोलाइटिस इज नॉट क्योरेबल, साइनोसाइटिस इज नॉट क्योरेबल। यस, कोई 90% बीमारी को हम सिर्फ मैनेज कर सकते हैं, ठीक नहीं कर सकते। माइग्रेन का आज तक पता नहीं चला कितने करोड़ों रुपए खर्च हो गए यूएसए में, अमेरिका में कितने खर्च हो गए, आज तक इसका कारण नहीं पता चला। सिर्फ इतना पता चला देयर इज अ टेरेबल प्रोटीन इन द बॉडी व्हिच इनिशिएट्स फ्रॉम द स्टमक एंड हिट्स इनटू द ब्रेन एंड माइग्रेन स्टार्ट्स। ये प्रॉब्लम, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है कि जो माइग्रेन है, माइग्रेन अपने आप में बीमारी ना होगी, एक बॉडी का सिम्टम है, फ्री रेडिकल है जो मैंने बताया। जिस आदमी में माइग्रेन को ठीक करना है वो जूसेस, रसायन थेरेपी जो मैंने आपको शुरू में बताई थी, जो हिमालयन बेरी जूस है, एलोवेरा जूस है, जो हमारी एलो संजीवनी है, जो तुलसी रस है, जो हमारा क्या नाम है एलो नोनी जूस है, ये सब चीज़ का सेवन ज़्यादा करें जिससे कि फ्री रेडिकल्स जो हैं वो हमारे शरीर से ज़्यादा निकल जाए और अन्न जो है वो कम खाएं। यू नो पीसीओडी, लेडीज की प्रॉब्लम, फाइब्रॉइड, लेडीज के हार्मोन की प्रॉब्लम, यहाँ पे बाल हो जाना लेडीज के, ये सब अन्न की वजह से। अन्न, चावल, रोटी, दाल, सब्जी अगर हम ज़्यादा खाएं तो ये बीमारी ठीक नहीं होती, और यही चीज़ें अगर एकदम कम कर दें हम तो ये बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है। पीसीओडी का क्या इलाज है? कोई इलाज नहीं है। आप एलोपैथी डॉक्टर के पास जाओगे वो आपको शुगर की दवाई दे देगा। क्यों देगा शुगर की दवाई? उसने आपकी शुगर लेवल को कम कर देना है जिससे कि वो पीसीओडी डिसॉल्व हो जाए। कि जो भी आपको शुगर की दवाई खानी, आप रवि करके नहीं कम कर सकते, आप अन्न कम कर दीजिए। आप समझ लीजिए आपको शुगर हो गई है, बोला आप काम करिए, आपकी पीसीओडी खत्म हो जाएगी। जितने लोग पीसीओडी से पीड़ित हैं, जितनी माताएं मैंने पीसीओडी से पीड़ित हैं, उनको सिंपल सी सलाह है, दिन भर में एक बार खाना खाएं दोपहर में, सुबह और शाम को अन्न और फ्रूट, मतलब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे रहें, हल्का सूप दलिया लें ज़्यादा, पूरी तरह एक्सरसाइज करें, 10 किलो का वेट कम कर ले, पीसीओडी खत्म हो जाएगी। कितनी भी खराब पीसीओडी हो, पीसीओडी खत्म होने के चांसेस 90% बढ़ जाएंगे। ओके, ये क्लियर है मुझे? क्या शुगर में कोई भी फ्रूट शुगर खाई जा सकती है। शुगर वाला पेशेंट रोज 2 केले, 2 आम, 5 लीची, अंगूर सब खा सकता है। कोई चीज की बनाई, कोई जो शुगर इंसान ने नहीं बनाई वो सब खा सकता। जो शुगर इंसान बनाता है वो शुगर बिल्कुल नहीं खाते, बस, और कुछ नहीं है। जो शुगर भगवान हमें देता है, चाहे वो शहद के फॉर्म में, चाहे वो किसी भी फ्रूट के फॉर्म में, हम उसको खा सकते हैं। गन्ने का देखिए, गन्ना जूस ना पीजिए, अगर आप थोड़ा बहुत गन्ना इतना पीस चबाना चाहें चबा सकते। जूस तो 2-3 दिन गन्ने का जूस हो गया, 2-3 गन्ने का जूस हो गया ना, वो नहीं ले सकते क्योंकि वो भी डार्क शुगर है, इसी से चीनी बनती। ठीक है, अभी एक मिनट, ये वाला ये क्लियर हो गया। माइग्रेन के बारे में किसी कुछ पूछना है? माइग्रेन के बारे में कुछ पूछना चाहता है? माइग्रेन डाइट में 4 चीजें बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। चॉकलेट, पनीर, राजमा और माँ की दाल, इन चारों चीजों में टेरेमिन प्रोटीन होता है, जो टेरेमिन प्रोटीन माइग्रेन के सिस्टम को एक्टिव करता है। खासकर रात को पनीर खाना सबसे खतरनाक है माइग्रेन वालों को। माँ की दाल, उड़द की दाल, काली वाली ब्लैक दाल। और माइग्रेन वालों के लिए सबसे अच्छी जो चीज है वो है पेठे का रस। जिस पेठे से मिठाई बनती है उस पेठे के रस को पीना सुबह खाली पेट सबसे बेटर है किसी भी तरह के माइग्रेन को ठीक करने का। उसके कच्चे पेठे का रस निकाल थोड़े मुश्किल आप ले सकते हैं, वो तुरंत फायदा करता है। ये वायु विकार है, इसलिए इसको सुबह उठते ही मीठे मीठी भी मिलाई जाती है जिससे वायु दबी रहे। जब से वायु कम रहती है तो बाकी शरीर की प्रॉब्लम भी काफी हद तक कम जाती है। अब आगे बाद एक अभी तुलसी के बारे में मुझसे पूछा हुआ, तुलसी के बारे में। तुलसी गर्म होती है ठंडी? कैसे गर्म होती है बड़े बताइए? गर्म कैसे होती है? तुलसी कैसे गर्म होती है?
तो थर्मोकोल का डेमो से जी देखिए आयुर्वेद में ना बड़ा क्लियरली हर चीज का संक्षेप में वर्णन इसलिए मिलता है कि इसमें कहता है लिखा हुआ है पित्त कृतम, पित्त को बढ़ाने वाली और विशेष रूप से वायु और कफ को कम करने वाली, यानी जिनको बलगम, हम तुलसी क्यों लेते हैं, खांसी जुकाम गला खराब बलगम कफ दोष है, इसलिए हम तुलसी इसलिए भी लेते हैं, जॉइंट पेन में आराम देती है, दर्दों में आराम देती है, स्टिफनेस में आराम देती है, पेट की गैस में आराम देती है, तो वायु में भी कम करती है। तो विशेषकर वायु और पित्त को कम करती है और वायु और कफ को कम करती है, पित्त को बढ़ाती है। अगर आप ज़्यादा तुलसी ले लें तो यूरिन में जलन, एसिडिटी, ठीक है, नसीर फूटना, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। इसलिए ओवरडोज किसी भी चीज़ से करने से बचना चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने ओवरडोज ले ली हो तुलसी की और कोई दिक्कत आई हो, उसको क्या दिक्कत आई है, उल्टी जैसा होने लगा सर। हाँ ऐसे होता है, तो कई लोग उल्टी समझ करता, पित्त बढ़ जाती है, आंखों में गर्मी नजर, क्या हो गया, हाँ जवाब। तो जितनी पित्त को जाए, जितनी भी पेट रिलेटेड डिसऑर्डर उसको तंग करता है, लेकिन सही क्वांटिटी में लेने से ये हर एक तरह की बीमारी को ठीक करने की कैपेबिलिटी रखता है। अकेला तुलसी एक ऐसा प्लांट है, सिर्फ तुलसी एक ऐसा, सिर्फ तुलसी वाला बता रहा हूँ, सिर्फ तुलसी एक ऐसा प्लांट है जो सद्य प्राण दे होता है, सबसे ज्यादा तुरंत एनर्जी देने वाला होता है, इम्यूनिटी देने वाला होता है। अगर किसी को बुखार हो गया हो, कोई बीमारी ठीक नहीं हो रही हो, तो वो तुरंत उसको अगर हमें एनर्जी देनी है, बूस्टअप करना है, किसी तरह उसको खड़ा करना है, तो तुलसी नंबर 1 है। किसी भी तरह की बुखारी हो, किसी भी तरह का गला खराब हो, नाक बंद हो, कंजेशन हो, तो किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, हम तुलसी को देकर उसको ठीक कर सकते हैं। पित्त वालों को लोग कैसे पहचानेंगे, पित्त वालों को मैं आप जितने लोग बैठे थे पूछ रहे थे कैसे पहचाना है, पित्त वाले का हाथ लीजिए, अपने बॉडी पे ऐसे रखिए, अगर उसका हाथ बहुत गर्म फील हो तो समझ लीजिए आदमी पित्त प्रकृति का है 90%। ऐसे लोगों को तुलसी की 5 बूंदे ना बोल के 3 बूंदे बोलिए, 3 बूंदे सुबह शाम लीजिए, ऐसे लोग, ठीक है। अगर उसका हाथ छूने में एकदम ठंडा महसूस हो और वो बोले मुझे नजला जुकाम खांसी बहुत रहता है, तो उसको 5-5 6-6 बूंदे भी दे सकते हैं। तो ऐसे लोगों को आपको जज करना पड़ेगा। हर एक व्यक्ति को कुछ भी देने से पहले सिर्फ इतना जज कर लीजिए कि बाप के कफ तीनों में से कौन सी चीज आ रहा है, ठीक है। इससे ही 90% आपकी क्लैरिटी मिल जाएगी आपको कि हमने करना है। जो आगे एडवांस वर्कशॉप होंगे उसमें हमारी हर एक बीमारी के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो उसके बाद में आपको पता चले 200 बीमारियों को अकेला तुलसी ही ठीक कर लेता है। अकेला तुलसी में पावर है 200 बीमारियों को कंप्लीटली खुद ही पूरी तरह इरेडिकेट करने की। इसलिए तुलसी अपने आप में कोई दवाई नहीं है, एक बहुत बड़ा रसायन। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं गठिया के ऊपर। गठिया पूछा ना कोई संधिवात गठिया? यस सर। तो आयुर्वेद में गठिया काफी प्रकार के होते हैं, 2-3 तरह के मैं आपको समझा देता हूँ। एक होता है गठिया मतलब किसी को र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस हो, यानी कि उसकी जो स्मॉल जॉइंट्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा दर्द रहता हो, स्टिफनेस रहती हो, सुबह उठने पे हाथ खुलते ना हो, उसके पूरा शरीर डंडे की तरह कर जाता हो सुबह, यानी अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है किसी भी आदमी के गठिए के रूप में। तो यहाँ पे गठिए के रूप कौन कौन आदमी पूछे, कोई सवाल पूछा जाता था, मुझे बताइए। पैरों में गांठें होती हैं। क्या कह रहे हैं? पैरों में गांठें होती हैं और दर्द होता है। दर्दें होती हैं? अभी जी माइक दे दो। आपको है? देखिए मैं आपको कुछ चीजें चल के दिखाता हूँ पहले तो, ठीक है। देखिए जॉइंट प्रॉब्लम बात में बताना चाहूंगा आपको। जो आदमी बैठा हुआ है, कुर्सी पे बैठा हुआ और उठ के ऐसे ऐसे चले 2 मिनट के लिए, ऐसे फिर चलने लग रहा है, ठीक है, उसको जॉइंट प्रॉब्लम है, उसको गठिया नहीं है, ठीक है। और अगर कुर्सी से उठे एकदम ऐसे ऐसे करके आधा घंटा उसको सीधा होने में लग रहा है, तब समझ लीजिए उसको गठिया। ये मैं आपको वो तरीके बता रहा हूँ जो देखते हैं पहचान या पेशेंट को, वेरी इजी, ठीक है। और एक क्वेश्चन हमेशा याद रख लीजिए, कोई भी ज्वाइंट के प्रॉब्लम वाला आदमी आए, गोडे को छोड़ के कोई भी ज्वाइंट की प्रॉब्लम वाला आदमी आए आपको, आपने एक ही सवाल उससे पूछना है कि सुबह दर्द ज्यादा होता है या शाम को ज्यादा होता है। जो आदमी बोले डॉक्टर साहब सुबह तो मुझसे 1 घंटा उठा ही नहीं जाता,
छोटे ज्वाइंट में अकड़ जाते हैं, मेरी मुट्ठी बंद नहीं होती या मेरी मुट्ठी खुलती नहीं है, तो समझ लीजिए 99% उसको गठिया है, चाहे रिपोर्ट में आए चाहे ना आए। रिपोर्ट में ना भी आए तभी गठिया उसको, इसको सीरो नेगेटिव वाले फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे ही ऐसे व्यक्ति को क्या देना है वो भी बताता हूं मैं आपको, और क्या आप रही बाकी बॉडी ठीक रहती है। अब इसका मतलब ये है इनको संधिवाद यानी कि 2 या 4 जॉइंट में प्रॉब्लम ज्यादा है लेकिन गठिया नहीं है। ऐसे लोगों को आराम बहुत लेट आता है। आपको बहुत टाइम से आराम नहीं ना आया, बहुत टाइम से दवाई खाने के बाद भी आराम नहीं ना आया, यानी कि इसमें जॉइंट खराब हो जाता है, तो उसको रिपेयर करने में टाइम होता है। गठिया में तुरंत आराम आता, तुरंत ऑन द स्पॉट दवाई दी और तुरंत कहेगा डॉक्टर मुझे आराम। तो ऐसे लोगों को आपने बहुत कुछ खाया भी होगा, ठीक है, तो इसलिए ऐसे लोगों को बहुत स्लोली और बहुत धीरे धीरे आराम आता है। अब आपको करना क्या है, आपने अपनी पेन में टेबलेट लेना पेन में 2-2 सुबह शाम कर दीजिए चबा के, ठीक है। इसमें आपने सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है, एलोवेरा जूस को गर्म करके उसमें श्री तुलसी 5 ड्रॉप्स डाल के फेर लेना, और एलोकैल डी की 1 सुबह शाम गोली डालिए, ठीक है। और जो 4 चीज़ मैंने बताई है, दही, मांगी दाल, राजमा करी, वो बंद कर दीजिए, ठीक है। और आधा घंटा साइकिल चलाइए, कितना करिए समझदार से बात बताइए, बस ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये जो जॉइंट प्रॉब्लम होती है ये काफ़ी तरह की होती है, आपको समझना पड़ेगा। गोडे की प्रॉब्लम जनरली होती है, जो 60-70 साल 80 साल के ऊपर पहुँच जाते हैं उनको जनरली गोडे की प्रॉब्लम आ जाती है। इसको छोड़ के एक क्वेश्चन से आपको बात क्लियर हो जाएगी आपको क्या प्रॉब्लम। अब यही बात आती है खांसी में, बताइए सर। काफ मसल पेन को रिलीफ लेने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, मसल पेन और हड्डी के पेन में फर्क क्या है मुर्दा। जो मसल पेन है वो कॉन्टिन्यूसली बना रहता है, मसल पेन हमेशा बना रहता है। कोई उससे पूछोगे भाई आपको अभी दर्द है, कोई हाँ दर्द है, अरे खड़े होने में दर्द होता है, हाँ जी, बैठने में दर्द होता है, हाँ जी, लेटने में दर्द होता है, हाँ जी, दिस इज मसल पेन। और जो ज्वाइंट पेन होती है वो स्पेसिफिकली चलने में कोई एक पॉइंट पे दर्द करती है ज़्यादा, बाकी दर्द हल्का हल्का रहता है, ओके। तो मसल पेन कहाँ की दर्द है आपको? काफ मसल पैरों में। सरसों के तेल को गर्म कर लीजिए, सरसों के तेल को गर्म कर लीजिए 100 ग्राम, और 100 ग्राम में डाल दीजिए उसमें पेन अवे ऑयल, दोनों को गर्म करके इस पर मसाज करके गर्म तौलियों को लपेट लीजिए गीला करके, आधा घंटा रखिए, रोज करते रहिए, 10 दिन बाद मुझे बताइए, ठीक। अब मैं बताता हूँ आपको खांसी के बारे में, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सब लोग ध्यान से सुनिएगा, खांसी के ऊपर ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके लिए। खांसी 4 तरह की 99% पाई जाती है इंडियंस में, 4 तरह की खांसी, ओके। ये 4 तरह की खांसी को अगर आप डिफरेंशिएट करना सीख जाए तो काफी हद तक हम प्रॉब्लम पा सकते हैं। अब खांसी क्या है सुनिए ध्यान से। एक खांसी ऐसे होती है ये खांसी होती है, ये बहुत लाउड खांसी होती है, एक बार में खांसी की जाती है, ठीक है, और ज्यादा खतरनाक नहीं होती। ये जनरली ड्राई होती है, बलगम नहीं आती इसमें, ठीक है, और सूखी खांसी एक ही ब्लॉक में होती है। क्लियर है? आदमी एक बार लंबा सांस लेगा, ठीक, क्लियर हो गया। कोई भी खांसी करेगा तुरंत आपको समझ आ रही है कौन सी तरह की खांसी कर रहा है, ठीक है। तो इस खांसी में क्या करना है आपने, एलो कफ केयर सिरप गर्म पानी में 3 चम्मच डाल के उसमें 1 चुटकी काली मिर्च डाल के उसमें आधा चम्मच शहद डाल के चाय की तरह पीने के लिए देना है, दिन में 2 बार। क्लियर हो गया? क्लियर है? 3 चम्मच एलो कफ केयर इतने से गर्म पानी में डाल के उसमें 1 चुटकी काली मिर्च डाल के उसको चाय की तरह पीने के लिए देना, दिन में 2 बार, ठीक है। ये है एलो कफ केयर। ये जो खांसी होती है, जो वाली खांसी मैंने आपको बताई है। अब एक दूसरी तरह की खांसी होती है, देखिए जरा, ये देखिए खांसी ये खांसी सुनिए आपने, थोड़ी थोड़ी खांसी थोड़ी थोड़ी देर में होती रहती है, इसमें थोड़ी थोड़ी बलगम भी आ जाती है। बात ये जो खांसी होती है इसमें कफ और पित्त दोनों का ही इन्वॉल्वमेंट होती है। ऐसे व्यक्ति को आप पूछेंगे तो थोड़ी बहुत उसको एसिडिटी भी रहेगी, तो ऐसे व्यक्ति को आपने क्या करना है, इसको आपने श्री तुलसी को
गर्म पानी में सिर्फ श्री तुलसी को गर्म पानी में डालकर प्लस 5 ड्रॉप श्री हल्दी की डालकर चाय की तरह पीने के लिए इसमें 3 बार देना है, ऐसी खांसी के लिए। ठीक है, क्लियर है? तीसरी तरह खांसी कैसे होती है? होती है ये जो खांसी होती है ये है ब्रोंकाइटिस की खांसी। इसमें क्या होता है, आदमी को स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक चाहिए, तो हमें क्या देना है, इम्यून 28 टेबलेट्स, 2 गोली दिन में 2 बार, श्री तुलसी श्री हल्दी पानी मिला के दिन में 2 बार, एलो चवन गोल्ड आधा चम्मच दिन में 2 बार, और स्टीम श्री तुलसी की स्टीम। ओके, क्लियर है? दोबारा क्या खांसी दोबारा कर रहे हो? खांसी याद है क्या करके बता एक बार। एलो कफ केयर सिरप सीधा डायरेक्टली पीना 2 चम्मच 2 बार, श्री तुलसी श्री हल्दी गर्म पानी में डाल के दिन में 2 बार, इम्यून 28 टेबलेट 2 गोली दिन में 2 बार। ठीक है, और एलो चवन गोल्ड आधा चम्मच दिन में 2 या 3 बार। ठीक है, देखिए डायबिटीज पेशेंट में आपने सिर्फ जो एलो कफ केयर अपना शुगर फ्री है वो ऐड कर दीजिएगा आप। ठीक है, और एलो चवन गोल्ड जो शुगर फ्री है वो ऐड कर दीजिएगा। क्लियर है? सुबह छींके आना लगाना। मैं सब बता रहा हूँ, ये मैं खांसी कंप्लीट कर लूँ फिर सीधे जुकाम खांसी पे आऊँ। ये क्लियर हो गया? चौथी तरह की खांसी रह गई आपकी। ठीक है, ये सारा नोट हो गया आपको? हो गया क्लियर? अब मैं बता रहा हूँ आपको दमे वाली खांसी। जिनको दमा होता है, अस्थमा होता है, उनको खांसी होती है तो खांसी करते ऐसी खांसी करेंगे जिसमें खूब सारी बलगम निकलेगी और वो कॉन्टिन्यूस खांसी करते रहेंगे। 10 मिनट में आराम नहीं आएगा खांसी में, वो कॉन्टिन्यूस खांसी चलती रहेगी उनको। ये है अस्थमैटिक खांसी। ऐसे आदमी से जरूर आपने पूछना है कि आपको छाती में सीटी जैसी आवाज आती है या नहीं। 99% लोग बोलेगा छाती में मुझे सीटी जैसी आवाज आती है, साए साए की आवाज आती है। तो ऐसे पेशेंट जनरली अस्थमैटिक होते हैं। ऐसे लोगों को एलो चवन गोल्ड जरूर देना है, एलो कफ के सिरप जरूर देना है 3 चम्मच दिन में 2 बार। और सबसे इंपॉर्टेंट, केवल श्री हल्दी गर्म पानी में डाल के, इसमें श्री तुलसी नहीं डालनी, केवल श्री हल्दी गर्म पानी में 5 ड्रॉप्स डाल के उसको सिप करके दिन में 2-3 बार पीने के लिए देना। क्लियर है? ओके, अब बात आती है जुकाम की। मैंने बताया जुकाम की। खांसी से रिलेटेड जरा आइए, आपको गला खराब हो जाता? अब ये जो है ना, ये है पित्त प्रकृति के, इनका पल्स रेट अभी 100 से ऊपर है। ठीक है, तो इनको क्या प्रॉब्लम रहेगी, चाहे इनको गला खराब हो चाहे ना हो, ये थोड़ी देर में ही ना ऐसे करते रहेंगे। नाक की हड्डी इनकी टेढ़ी है। ठीक है जी, तो आपको जुकाम जल्दी हो जाता, जब भी मौसम चेंज होता है, तो जुकाम जल्दी हो जाता है, या एसी का अंदर। तो ये है एलर्जी के नाइटिस विद क्रोनिक एलर्जी। इसमें क्या होता है, नाक पहले खराब होता है, गला बाद में खराब होता है। तो इसमें क्या होता है, खांसी क्यों लंबी चलती है, क्योंकि जब नाक की एलर्जी जो है वो जल्दी दबती नहीं है। ऐसी खांसी को दबाने के लिए मैं आपको नुस्खा बताता हूँ। गर्म पानी में केवल श्री हल्दी डाल के उसको दिन में 2 दिन लीजिए, इम्यून 28 दिन में 2 बार लीजिए, और जो तुलसी लोजेंजेस आपने वो चूस कर रहिए। और एक नुस्खा मैं आपको बता के जाऊँगा जाने से पहले, हल्दी का नुस्खा है वो बता के जाऊँगा। तुलसी रस इसमें ज़्यादा काम नहीं करेगी। इसमें तुलसी रस आपको ज़्यादा काम, एलर्जी कफ में तुलसी का कोई रोल नहीं, सिर्फ हल्दी का रोल है। एंटी एलर्जी हल्दी है, एंटीबायोटिक तुलसी है। ध्यान से, किसी को बलगम आ रही हो किसी खांसी में, तो उससे तुलसी से अच्छा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर किसी को सूखी खांसी है, ड्राई एलर्जी, खारिश ऐसा फीलिंग होती है, ऐसी फीलिंग होती है, तो ऐसी फीलिंग में 99% जो व्यक्ति है वो केवल श्री हल्दी। ठीक है, बहुत पित्त प्रक्रिया, देखिए आपका जो नेचुरल इन्वॉल्व है, आपकी नाक की हड्डी है तो इन्वॉल्व है, लेकिन मेजर प्रक्रिया में पित्त है और कफ रेट है। अब मैं इसके सीधे बताऊँ, अब ये पूछने आए थे कि डॉक्टर साहब है भी पित्त की नाक मेरा खराब करता है,
तो होना चाहिए कफ प्रकृति, होनी चाहिए कफ प्रकृति, लेकिन है पित्त प्रकृति। अब मैं कुछ बातें बताता हूँ। पित्त प्रकृति में कफ कैसे इन्वॉल्व होता है बताता हूँ। चाय बनाई आप सबने, जब चाय बनाते हैं तो उसको ऊपर से ढक देते हैं हम, तो जब ढक देते हैं नीचे पानी पानी से इकट्ठा हो जाता है, तो वो ओवर हीट की वजह से नाक के से अंदर से जो हीटिंग हो जाती है ना, वो ड्रॉप्स के ओपनिंग कर जाती है, वही एसिडिटी पैदा करती है। तो आपको मैं सिंपल से सलाह देता हूँ, एंटासिड टेबलेट होगी कुछ, जैसे बैंडी वगैरह जो हो गए, एक रोज सुबह खाली पेट ले लिया करो, और जो मैंने जो चीजें बताई वो करिए, एकदम ठीक रहेगा। डाइट में हीट वाली बढ़ाने वाली चीजें, चाय कॉफी समोसे पकौड़े समोसे सब बंद, ठीक है। फ्रूट्स वेजिटेबल्स खिचड़ी दलिया ज़्यादा, ठीक है। और कोई ऐसी चीज जैसे गला खराब हो, जैसे अचार चटनी सॉस लस्सी दही कम कर। बेसिकली नाक की प्रॉब्लम है ना आपको, नाक को दादा इधर आइए, टॉर्च लाए, टॉर्च मोबाइल का टॉर्च इधर आइए, आप इधर आइए। नाक के अंदर देखो, इधर और इधर, नाक के अंदर देखिए जगह है, ये पूरा बंद पड़ा है, ये वाला नाक जो है ना इनका, ये पूरा बंद पड़ा है क्योंकि नाक की हड्डी ऐसे टेढ़ी है लाइक दिस, तो एक हिस्सा पूरा बंद पड़ा है। तो जब भी मौसम चेंज होगा इनको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, कोई रोक नहीं सकता। जैसे एसी से अंदर बाहर जाएंगे या कोई अचार खा लिया, मान लो थोड़ी सी चटनी खा ली तो प्रॉब्लम सुबह तक हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आप इसका सेवन रखना सकते हैं, ठीक है। तो बात यह है कि ऐसे लोगों को क्या होता है, रनाइटिस होता है, रनाइटिस को एलर्जी हो जाती है, एलर्जी के बाद डायरिया होती है, ठीक है। तो अब जुकाम के बारे में बताऊंगा, कहा जैसे नाक की हड्डी टेढ़ी होती है, इसको डीएनएस बोलते हैं, डेविएशन नेजल सिस्टम होता है, इसकी वजह से एलर्जी होती है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, नाक के अंदर गांठें हो जाती हैं, नाक के अंदर गांठें हो जाती हैं जिसको नेजल पॉलिप्स बोलते हैं। नाक की हड्डी ठीक होती है लेकिन पॉलिप्स हो जाती है, गांठें हो जाती हैं, वो गांठों के अंदर जैसी हवा जाती है वो हवा लग के छींके जुकाम पैदा करती है, नाक बंद हो जाता है। एक ये प्रॉब्लम होती है जुकाम की। तीसरी प्रॉब्लम होती है कि क्रोनिक रनाइटिस हो जाता है, नाक के अंदर लाली पर ज़्यादा हो जाता है और सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ की होती है। तो हिमालय के जिन लोगों का सारी मशक्कत करने के बाद भी जब वो कम नहीं होता, वेट कम नहीं होता, ऐसे लोगों को एक बार पूरे दिन में खाना खाना, पूरे दिन में एक बार, इन आफ्टरनून सिर्फ दोपहर में खाना खाइए। बेकरी आइटम ब्रेड आइटम बंद कर दीजिए और गर्म कोसा पानी को, कोई पानी को उबाल के चाहे ठंडा करके पीजिए, ये सबसे अच्छा है। और बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है ना, ये मोटापा ना हो गया फैटी लीवर है, आप अल्ट्रासाउंड कराओ ना, आपका लीवर फैटी आएगा। ये आपको एक्सरसाइज से कम, ये आप रनिंग करिए, साइकिलिंग करिए, धीरे धीरे। हाँ देखा दीदी दीदी जैसे मैं तो ये पिंपल्स है ना, जैसे इसको कहते हैं नोड्यूलर एक्ने। इसमें क्या होता है, इंफेक्शन होती है, मोटी गांठ बन जाती है, उसमें पस पड़ जाती है, छूने में दर्द होता है और जब फूट जाता है तो दाग छोड़ जाता है। ऐसे होता है, ऐसे होता है। इसको नोड्यूलर एक्ने बोलते हैं। इसका नंबर 1 इलाज अपने आयुर्वेद में है नीम प्योर टेबलेट्स, एक सुबह दोपहर शाम, नीम प्योर टेबलेट एक सुबह दोपहर शाम। ब्लड प्योरीफायर सिरप 3-3 चम्मच दिन में 2 बार, ओके। स्किन गार्ड ऑइंटमेंट लगाइए, ठीक है। और एलोवेरा जूस और हिमालयन बेरी दोनों को मिला के दीजिए, ठीक है। और जितना हो सके आप ऑयली फूड कम कर दीजिए, ठीक है। बस इसका प्रॉपर इलाज ये है। और जो छाइयाँ है ना, वो छाइयाँ जिसकी वजह से पड़ती हैं, उस छाइयों को इलाज करने के सबसे अच्छा ये है वाइल्ड आंवला रस में मिश्री मिलाकर, वाइल्ड आंवला रस में मिश्री मिलाकर दिन में 2 बार लिया जाए, ठीक है। हाँ, अब मैं अभी बताऊँ। अब क्या है, स्किन के प्रॉब्लम को ही आगे बढ़ाते हुए बताते हैं आगे। स्किन प्रॉब्लम में एक प्रॉब्लम है सोराइसिस, सुना है आपने? सोराइसिस, ई से शुरू होता है सोराइसिस, ओके।
जो सोराइसिस है उसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो सोराइसिस, ये वाइट ने इसके बारे में बताओ, ठीक है, ये विटिलिगो है, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब सोराइसिस है, सोराइसिस के बारे में बात बताना चाहूँगा आपको। सोराइसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें ऊपर वाली जो लेयर होती है वो समय से पहले ही झड़ जाती है, नीचे वाली लेयर आई नहीं होती, बार बार स्किन खारिज करने पे चिट्टा सिकरी जैसा स्किन जो है वो बार बार झड़ती रहती है और बार बार स्किन की प्रॉब्लम आपको तंग करती रहती है, नीचे जख्म पैदा होते रहते हैं, एलर्जी पैदा हो जाती है और इन्फेक्शन तरह तरह की पैदा हो जाती है। इस बीमारी का नाम है सोराइसिस। ये कितनी ट्रीटमेंट करने के बाद ठीक नहीं होता। इसका ट्रीटमेंट मैं आपको एकदम रामबाण बताना चाह रहा हूँ आपको। हिमालयन बेरी जूस, वाइल्ड आंवला रस, ये अलग अलग टाइम पे 1 घंटे का जहर डाल के दिन में 2 बार लीजिए। क्लियर हो गया? रिपीट सर। ब्लड प्यूरिफायर सिरप 4-4 चम्मच दिन में 2 बार। स्किन गार्ड ऑइंटमेंट जो है, स्किन गार्ड ऑइंटमेंट में थोड़ी वैसलीन मिला के, ध्यान से सुनिए, स्किन गार्ड ऑइंटमेंट में थोड़ी वैसलीन मिला के, वैसलीन नहीं होती, वैसलीन पेट्रोलियम जेली, वो मिला के बार बार स्किन पे लगाइए जहाँ पे वो प्रॉब्लम है, जहाँ पे सोराइसिस है। स्किन गार्ड ऑइंटमेंट में जो अपनी है ना स्किन गार्ड वैसलीन, वैसलीन में मार्केट में, मगर वो क्रोनिक हो, बहुत पुरानी हो तो क्रोनिक कोई कितनी पुरानी हो वो लगाइए आप, ठीक है। बेसिकली सोराइसिस होती क्रोनिक है, मैं तभी आप करिए होती क्रोनिक है, क्योंकि जो शुरुआती 2-3 साल तो पता नहीं चलता इसको सोराइसिस है कि नहीं है। तो बेसिकली क्या अब कहाँ पे है, खाली शरीर में चिट्टा बूंद निकलता है, सिकरी निकलती है, तो इसको जो आप इनको दिखाई देना आप आइए, ये सोराइसिस की प्रॉपर निशानी में दिखाता हूँ आपको। अब इसमें क्या करना है, स्किन ऑइंटमेंट जो हमने ऑइंटमेंट मैंने आपको बताया, ठीक है। अगली बात है ना कैमरा लगा देंगे, आपको सारा कुछ नजर आएगा उस पर, ठीक है। ये देखिए सोराइसिस है, इसमें क्या होता है, स्किन बिल्कुल ड्राई हो जाती है, आदमी जब खारिश करता है इस पे तो पूरी झड़ जाती है स्किन, ठीक है, और फिर अगले दिन वो यहाँ पे जाता है। अब जो स्किन गार्ड ऑइंटमेंट मैंने आपको बताई ना, उसमें आप वैसे ही लगा के इसको दिन में 10 बार लगाइए, ठीक है। कोई स्टीरॉइड नहीं खानी आपने, स्टीरॉइड खाइए ना बहुत सारी, हाँ बिल्कुल नहीं खानी स्टीरॉइड, ठीक है। एंटी एलर्जी नहीं खानी, कोई खारिश की दवाई नहीं खानी, जो मैंने बोला करिए। हिमालयन बेरी जूस और वाइल्ड आंवला रस दबा के पीजिए, ठीक है, क्योंकि ये स्किन की बीमारी जो है ब्लड की बीमारी है, स्किन की बीमारी नहीं। ब्लड प्यूरिफायर सिर्फ 4 चम्मच दिन में 2 बार। बैठिए बताइए। अब ये देखिए, ये भी एकदम प्रॉपर सोराइसिस है, ये देखिए, ये ज़्यादा पुरानी नहीं है, कितने साल पुरानी है? हाँ तो वही है, हाँ कहीं और साल। तो इसमें क्या है, बेसिकली ब्लड की प्रॉब्लम है, इसलिए आपको बार बार बोल रहा हूँ। ब्लड प्यूरिफायर सिरप, वाइल्ड आंवला रस, हिमालयन बेरी जूस, साइड में वो दोनों क्रीमें, दिन में जितनी बार ज़्यादा लगा सकते हैं उतनी बार लगाइए, 10 बार लगाइए, 20 बार लगाइए, जितनी बार लगा सकते हो उतनी बार लगाइए। इसको कवर करके रखिए। बालों में ऑयल आते हैं कई तरह के, मैं आपको समझा दूँ कौन कौन से ऑयल आते हैं, वो भी ले सकती हैं आप, ठीक है। मुझे पता ये 90% लोगों को बालों से ही शुरू होती है। जब खारिश करते हैं तो लोग समझते हैं सिकरी है 5 साल पता चलता है इस तरह से, ठीक है। तो इसलिए आपको आप 15 दिन के अंदर रिजल्ट देखिए। एक टाइम हमें कर दीजिए, पूरी तरह फ्रूट्स वेजिटेबल्स पे आ रही है, जो मैंने आपको 2 काम करने के लिए बोला करिए, 20 दिन में रिजल्ट देखिए, ठीक है। माइंड ब्लोइंग रिजल्ट आएंगे आपको, ठीक है। जी नीम प्योर टेबलेट ज़्यादा काम नहीं करती इसमें, ठीक है। नीम प्योर टेबलेट ज़्यादा काम नहीं करता, जी। स्किन गार्ड ऑइंटमेंट लगाइए इसमें बेसिकली बाला में भालो जो दाल की प्रॉब्लम ये कह रहे हैं, दाल की प्रॉब्लम में सिंपल सा मैं बताता हूँ। एलोवेरा जेल में आप सी तुलसी मिला के बार बार लगाइए, होगा ही नहीं। और नीम प्योर टेबलेट खाइए। किसको भी फंगस होती है, ध्यान सुनिए, जिन जिन लोगों को फंगस होती है उसका वर्ल्ड का नंबर 1 इलाज नीम प्योर टेबलेट। कोई भी स्किन की प्रॉब्लम, सोराइसिस को छोड़ के आंख बंद करके नीम प्योर टेबलेट आप दे सकते हैं, जी। नीम प्योर टेबलेट, ठीक है, ठीक है ना। आज से कोई आएगा नहीं।
इसमें अभी वो क्वेश्चन आंसर का सेक्शन 7 आते हैं लेकिन बीच में सब रेडी का पार्ट के जो रूल है सर अभी न्यू जलपाईगुड़ी का ये भी सोराइसिस है सेम प्रॉब्लम, सेम इलाज। एक्चुअली पुराना भाई ब्लड आने लगता है पूरा। मुझे पता ये 100% इलाज है, ठीक हो जाएगा। इसका इलाज ये है कि हमने बॉडी को हमने क्वेश्चन आंसर का सेशन रखा है आखिर में, क्योंकि अभी जो कॉन्टेंट सर के पास है वो भी सीखना इम्पोर्टेंट है। तो अभी क्वेश्चन आंसर रोक लेते हैं थोड़ा। क्वेश्चन आंसर हम लोगों का टाइम पूरा रखा हुआ है, 1 घंटे का पूरा टाइम क्वेश्चन आंसर का, आप आराम से पूछ सकते हैं पूरा, ठीक है। एलोवेरा जूस के बारे में सब पता आपको? यस। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, एलोवेरा जूस जो है वो बर्बेंडस नाम के उससे बना हुआ है एलोवेरा से, जो बेस्ट है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं आता। और इसको पूरा करने के लिए जो इसमें और इंग्रेडिएंट डाले हुए हैं वो इसकी पोटेंसी को 8 गुना और बढ़ाते हैं, ठीक है। और इसकी सबसे बड़ी जो पहचान ये है कि जिसमें आंवला का जो हल्का सा टिंचर डाला हुआ है वो इसको इतना ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है कि इसकी जो एब्जॉर्प्शन पावर है वो 800 टाइम्स बढ़ जाती है, ओके। हल्दी का अगर किसी व्यक्ति ने पूरा यूज लेना है तो मैं हल्दी के बारे में एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा, सबको बहुत जरूरी है जानना। इस दुनिया में जब एलर्जी वर्ड आप सुनते हैं, एलर्जी, किसी भी तरह की एलर्जी हो जाए, नाक की एलर्जी, स्किन की एलर्जी, सोराइसिस, आंखों का झड़ना, बालों का झड़ना, सोराइसिस हो जाना, सिर में वो दाग धब्बे पड़ जाना, कोई भी तरह की एलर्जी जब आपको सुनाई दे तो उसका एक ही इलाज है, वो है हल्दी। Only haldi is the only and only final treatment of any type of allergy. Okay? Clear है? मैं सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट वो बताऊँ कि आपने हल्दी का उपयोग तो करना ही करना। आप सुनिए बात ध्यान से। हल्दी का मैं एक नुस्खा बताने जा रहा हूँ, आप सब लोग नोट कर लीजिए। वो नुस्खा हर एक बीमारी के स्किन डिजीज में, नाक की एलर्जी में, गले की एलर्जी में, दमा में, सांस में, ब्रोंकाइटिस में, कोई भी जनरल रोग में हर जगह बेअंत सक्सेसफुल है। ये मैं आपको कई दशकों का मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आप सुनिए ध्यान से। एक कढ़ाई ले लीजिए, उसमें बड़ा चम्मच गाय का घी डाल दीजिए, बड़ा चम्मच गाय का घी डाल दीजिए। जब घी उसमें पूरा गर्म हो जाए तो 1 टीस्पून, जितना घी डाला ना आपने, जब घी गर्म हो जाए जितना घी डाला उतना ही आपने बेसन डाल देना, जितना घी डाला है उतना ही बेसन डाल देना और उसको फ्राई कर लेना, सिम पे करके फ्राई कर लेना। जब वो फ्राई हो जाए, पूरी तरह पक जाए, तो उसमें 1 टीस्पून, एक छोटा चम्मच हल्दी डाल देना। हल्दी को आपने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, हल्का हिला देना और हिलाने के बाद 1 कप पानी और 1 चम्मच चीनी डाल के 1-2 उबालियाँ दे देंगे। वो पतला शीरा बन जाएगा, सूप टाइप बन जाएगा। उस सूप टाइप में 1 चुटकी काली मिर्च छिड़क के, 1 चुटकी पिसी हुई काली मिर्च छिड़क के उसको गरम गरम रात को पीने से किसी भी तरह का थ्रोट इन्फेक्शन, किसी की तरह की एलर्जी, किसी तरह की सूखी खांसी, किसी तरह की बलगम, किसी तरह की सांस की बीमारी, किसी तरह दमे का अटैक, उस सब में तुरंत आराम आता है। ऑन द स्पॉट, पीते पीते आराम आता है। ओके, 1 चुटकी काली मिर्च, 1 चुटकी ब्लैक पेपर। एक बार रिपीट कर दीजिए। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एक बड़ी कढ़ाई ले लीजिए या पैन ले लीजिए, उसमें 1 बड़ा चम्मच गाय का घी डाल दीजिए। जितना घी डाला है आपने उतना ही डाल दीजिए बेसन, फिर उसको फ्राई कर लीजिए सिम पे। जब वो फ्राई हो जाए तो 1 टीस्पून उसमें हल्दी डाल दीजिए। हल्दी को ज़्यादा फ्राई नहीं करना, हल्का हिला लेना है और उसमें 1 चम्मच चीनी और 1 कप पानी डालकर 1-2 उबाली दे देनी है। उससे पतला शीरा बन जाएगा। वो शीरे को आपने कटोरी में डाल के गरम गरम घी चम्मच से व्यक्ति को रोज रात को पिला देनी है और आधे घंटे तक पानी नहीं देना। अब ये नुस्खे में कोई खास चीज तो नजर नहीं आ रही, तो इतना नुस्खा ये इतना इफेक्टिव कैसे है डॉक्टर साहब? आप सुनिए ध्यान से। हल्दी जो है जब हम विदाउट काली मिर्च लेते हैं तो वो उतना काम नहीं करती, या विदाउट घी लेते हैं तो उतना काम नहीं करती। जब हम घी में हल्दी को पकाकर उसमें काली मिर्च डाल के लेते हैं, दो इफेक्टिवनेस ऑफ हल्दी, ध्यान से सुनिए,
इफेक्टिवनेस ऑफ हल्दी इंक्रीजेस 2000 टाइम्स, 2000 गुना हल्दी की इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। जो खांसी बड़ी बड़ी अफीम देने से भी ठीक नहीं होती, वो ये नुस्खा देने से ठीक हो जाती। ये सबसे खास बात है। और इंस्टेंट करके देखिएगा, जिनके छोटे बच्चे हैं 5 साल से कम के और खांसी उपज जाए, बच्चा खांसी जा रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा, आपको डॉक्टर के पास लेके जाने की नौबत हो गई है, तब एक नुस्खा नोट करिए आप। 50 ग्राम ले लीजिए सरसों का तेल, 50 ग्राम सरसों का तेल, उसमें 5 लहसुन की फाड़ियों को छील कर उसमें डालकर उसको पका लेना, ठीक है। जब वो पक जाए तो थोड़ा सा ठंडा कर लेना है, सहने लायक, बॉडी के सहने लायक उसको रख देना है, और बच्चे की छाती पे, इस साइडों पे, पीठ पे, गर्दन पे, कान के पीछे और गले पे लगाकर उसको कपड़े से ढक देना है फॉर 5 मिनट्स। फॉर 5 मिनट्स। अगर बच्चा खांस गया तो मेरा नाम बता देना, अगर बच्चा दोबारा खांस गया तो मेरा नाम बता देना। इतना जबरदस्त नुस्खा है। ओके, एक बार और सुनना है दोबारा। एक 50 ग्राम सरसों का तेल ले लीजिए, 50 ग्राम सरसों का तेल ले लीजिए, उसको तेल गरम कर लीजिए, 5 लहसुन की फाड़ियां डाल के, जो लहसुन की फाड़ियां हैं उसमें पक जाएंगी, रेड ब्राउन हो जाएंगी, और उस फाड़ियों को निकाल के फेंक देना या उसी में पड़े रहने देना, कोई बात नहीं। और उस तेल को थोड़ा लेकर बच्चे की छाती पे, जब वो सहने लायक हो, बहुत तेल गरम मत डाल देना, थोड़ा सहने लायक हो तो छाती पे, पीठ पे, गर्दन के पीछे, कान के पीछे और गले पे लगा के कपड़े से ढक देना बच्चे को 5 मिनट के लिए। ओके, बच्चे की खांसी तुरंत ठीक होगी, चाहे वो खांसी किसी भी कारण से हो रही हो, लेकिन खांसी तुरंत ठीक हो जाएगी। उसके बाद आप सुबह उसका पूरा मैनेजमेंट कर लीजिएगा, सबसे साल में ठीक हो जाएगा। तो सबसे अच्छा ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिया, इससे अच्छा और कोई ट्रीटमेंट नहीं है। 1.5 साल का बच्चा है तो किसी को भी, जो भी 5 साल से कम का बच्चा है, किसी को भी कर सकते हैं आप, ठीक है जी। कितने साल का बच्चा है? 18 साल का। उसका नाक की हड्डी टेढ़ी होगी, एक बार उसको दिखाना पड़ेगा, नाक की हड्डी को दिखा दो तो अच्छा। स्पॉन्डिलोसिस, हाँ देखिए, स्पॉन्डिलोसिस भी 2 तरह की होती है। एक होती है नॉर्मल स्पॉन्डिलोसिस, कमर में दर्द रहना और सियाटिका के रूप में पैरों में दर्द रहना, एक तो ये होती है। दूसरी होती है एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलोसिस। एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलोसिस वो होती है जो ठीक ही नहीं होती, आप जितना मर्जी जोर लगा दीजिए, वो एंकोलाइजिंग ठीक ही नहीं होती और आदमी को धीरे 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 बेड पे लिटा के मार देती है, खत्म कर देती है। ऑटो इम्यून डिजीज है, अंदर से पैदा होती है और इसका कोई इलाज आज तक नहीं मिला सिवाय आयुर्वेद के। दूसरा है सबसे इम्पोर्टेंट स्पॉन्डिलोसिस, जिसको हम सियाटिका बोलते हैं। उसमें होता क्या है, कमर का जो निचले 5 मनके होते हैं, L3, L4, L5, S1, ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और लचीलापन उसमें खत्म हो जाता है। सारा लचीलापन खत्म होने की वजह से जो नाड़ियां निकल के पैरों में सप्लाई करती हैं, उनमें हिंड्रेंस आ जाती है, सप्लाई में रुकावट आ जाती है और पैरों में दर्द हो जाता है। ये भी 3 तरह का होता है। एक होता है पोजिशनल, आदमी खड़ा होता है पैरों में दर्द होता है, नहीं तो नहीं होता है। एक आदमी चाहे लेटा है, चाहे बैठा है, चाहे खड़ा है, हर तरह दर्द होता रहता है। और एक होता है कि जब आदमी किसी एक पोजीशन में खड़ता है या लेटता है, उस समय दर्द होता है। इन तीनों कंडीशन में जो ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल सेम रहेगा। वो क्या है, पेन अवे टेबलेट 1 गोली दिन में 3 बार, माइंड बोर्ड टेबलेट और स्ट्रेस अवे टेबलेट दोनों की 1 गोली दिन में 2 बार। आप पूछेंगे माइंड बोर्ड टेबलेट में क्यों दे रहा हूँ? माइंड बोर्ड टेबलेट में अश्वगंधा शतावरी गिदारियम है, जो कि नाड़ियों को बल देता है, ताकत देता है, इसलिए इसमें नंबर 1। इसके साथ ट्रू हेल्थ टेबलेट बहुत जरूरी देनी है इसमें। अब जो आप पूछेंगे सर ट्रू हेल्थ टेबलेट क्यों देनी है, आप ध्यान सुनिए क्यों देनी है ट्रू हेल्थ टेबलेट। ट्रू हेल्थ टेबलेट इसलिए देनी है इसमें क्योंकि ट्रू हेल्थ टेबलेट में ऑयल होता है, ऑयल। और आयुर्वेद में जितनी भी सियाटिका है, ये सब चीजें हैं, ये बाई रोग है, बाई रोग।
हवा का रोग है, और इस हवा के रोग को ठीक करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा जो ट्रीटमेंट है वो ऑयल है। इसलिए जो ऑयल ट्रीटमेंट है, ऑयल की ट्रीटमेंट है, ये वर्ल्ड का नंबर 1 ट्रीटमेंट है किसी भी तरह के सियाटिका को ठीक करने के लिए। साथ में एलोवेरा जूस गर्म करके, गर्म पानी में डाल के उसमें श्री तुलसी ऐड करके दिन में 2 बार, और साथ में जो पेन अवे हमारी ऑइंटमेंट है उस ऑइंटमेंट को लगाकर ऊपर से उसको ढक देना है कम से कम आधे घंटे के लिए उस एरिया को, और पैरों के तले की मसाज, ये 4-5 ट्रीटमेंट करने से सियाटिका जो है धीरे धीरे डाउन आता है। किसी भी व्यक्ति को जब आपने ट्रीटमेंट बताना है तो मिनिमम उससे जो टाइम लेना है वो 15 से लेके 45 दिन टाइम लेना, 2-4 दिन का टाइम मत देना कि 2 दिन में आराम आ रहेगा, 10 दिन, कम से कम 3 महीने का समय दीजिए उसको कि 3 महीने में आप 80% ठीक हो गए, तब तक आप उसको ट्रीटमेंट प्रॉपर देते रहे। ओके, क्लियर है? अब और आगे चले। एड़ी, पैरों की जो एड़ी दुखती है उसका वो कोई बीमारी बेसिकली है ही नहीं। वो होता क्या है, लेडीज को कैल्शियम की कमी हो जाती है या आदमी को कैल्शियम की कमी हो जाती है, विटामिन डी की कमी हो जाती है, तो जो एड़ी का गोलाई वाला हिस्सा है वो डिसॉल्व होके तीखा नुकीलादार बन जाता है। नुकीलादार बनने की वजह से जब आदमी चलते फिरते हैं पूरा दिन तो मांस में खुब के जख्म बना जाता है। तो जब जख्म बन जाता है तो सुबह पैर जब जमीन पे रखता है तो करंट की तरह लगता है, बहुत तेज दर्द होता है। तो ये बेसिकली ठीक कैसे होता है, नरम शूज, सॉफ्ट शूज इसको पहना के रखिए कम से कम 5-6 घंटे, सॉफ्ट शूज पहन के रखिए एकदम मुलायम, और कैल्शियम एलोकेयर डी पेन अवे टेबलेट लगातार लेते रहें, और गर्म पानी में नमक डाल के और पेन अवे ऑयल डाल के पैरों को आपस में मसाज करिए, और मसाज करने के बाद फिर चलना नहीं है, फिर सीधा सो जाना है। ये 1 महीना करिए, 70% तक आराम डेफिनेटली आ जाएगा। ओके, अब यूरिक एसिड की बात अभी किसने करी है? यूरिक एसिड, यूरिक एसिड बेसिकली कोई बीमारी नहीं है। हिमालयन बेरी जूस, हिमालयन बेरी जूस जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है हमारी आईएमसी का, क्योंकि इसको सीबक माउंट भी कहते हैं, हम सबको जानते हैं। इसमें जो इंग्रेडिएंट होते हैं, इसकी सबसे खास बात मैं जो बताना चाहूँगा आपको, जितने रोग आप सुनते हैं, जितने रोग आप सुनते हैं वो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी की वजह से होते हैं। ऑक्सीजन की जब कमी हो जाती है बॉडी में तब ये रोग उत्पन्न हो जाता है। तो एक ही ऐसा प्लांट जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि वो ऑक्सीजन ट्रांसफर कर पाए इंसानों को, वो है हिमालयन बेरी जूस। हिमालयन बेरी जूस एक ऐसी जगह पे होता है जो कि हिमालयन की एकदम ऊपर की रेंज में होता है, तिब्बत की रेंज में, जहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई बिल्कुल नहीं होती, और वहाँ पे ये पौधा होता है। वहाँ के लोग ये वाला पौधा, इसके फ्रूट्स खाकर, इसके छोटे छोटे दाने जो खाकर अपनी बॉडी के ऑक्सीजन लेवल को पूरा करते हैं, और अपने एचपी लेवल को उस तरह मेंटेन करते हैं जिस तरह ये हमारी बॉडी में नॉर्मल जैसे हम लोग रहते हैं वैसे वो लोग ये चीज़ खा के रहते हैं। तो जितने भी लोगों को ऐसी कमी हो जाती है जैसे गठिया, दमा, पेट में अफारापन, सिर दर्द, स्टिफनेस, जगड़ाहट, गैस्ट्राइटिस, ऐसी कोई बीमारी होती है जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उस ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए हिमालयन बेरी जूस जो है वो नंबर 1। ओके, तो हिमालयन बेरी जूस को सेवन किसको करना चाहिए? एवरी पर्सन, जिस आदमी को शरीर में किसी भी तरह की थकावट, किसी भी तरह की कमजोरी, किसी भी तरह का सांस चढ़ना, शरीर में भारीपन, जकड़ाहट ऐसी हो, तो सबको हिमालयन बेरी का जो ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। यूरिक एसिड में दे सकते हैं क्या?
वाइल्ड आंवला रस जो है ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, जो इसके बारे में बताता हूँ रीजन अभी। ये मेरा फेवरेट इसलिए प्रोडक्ट है क्योंकि एक ऐसा प्रोडक्ट है जो किसी को मना नहीं है, हर एक व्यक्ति वाइल्ड आंवला रस ले सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जनरली जो ग्राम्य आंवला होता है वो इतना न्यूट्रिशियस नहीं होता। वो ग्राम्य आंवला 99% जो लोग हैं वो आंवला यूज़ करते हैं जो खेती से उगाया जाता है। ये जो आंवला है ये जंगलों में पाया जाने वाला आंवला है, वाइल्ड आंवला है। और इस आंवले का जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो आंवले नॉर्मल आंवले से कई गुना ज़्यादा है। इसमें विटामिन सी की प्रचुर मात्रा में है। और ये अगर कोई व्यक्ति लेना शुरू कर दे तो उसकी 8 चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। पहली कौन सी? एसिडिटी, आंखों की प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम। याद रखिएगा, स्किन की प्रॉब्लम के लिए नंबर 1 है, पेट और स्किन की प्रॉब्लम के नंबर 1। आंखों की प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम, बालों की प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम और किसी भी तरह के मुंह रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे मसूड़े खराब होना, दांतों की प्रॉब्लम होना, मसूड़ों में से खून आना, ऐसी चीज़ों में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो वो अकेला वाइल्ड आंवला रस से दूर होगी। और अगर किसी आदमी को मसूड़ों में दुर्गंध ज़्यादा आती है, मुंह से दुर्गंध ज़्यादा आती है, मसूड़ों में पाइजा की प्रॉब्लम है, खून ज़्यादा आता है, तो उस आंवले को मुँह में कम से कम 5-7 मिनट दबा के रखे और रखने के बाद जब थक जाए तो पी जाए उसको। ये करने से उसको और जल्दी लाभ मिलेगा इस कंडीशन में। शुगर एवरेज सिरप के बारे में मैंने आपको बताया। शुगर एवरेज रस जो है ये इसमें जो नीम, तुलसी, हल्दी, गिलोय जो चीज़ की कॉम्बिनेशन डाली हुई है वो इस प्रॉपर मात्रा में कॉम्बिनेशन डाली हुई है कि जो आंवला है वो हमारे रसायन के रूप में काम करे, हमारे आंखों हाथ गुर्दे को बचा के रखे, जो नीम करेला है वो शुगर को कम करे और जो हमारा इंसुलिन लेवल है वो अपने आप इंक्रीज हो, जिससे कि हमें शुगर जो चीज़ों की जरूरत काफ़ी हद तक कम पड़े। जीवन शक्ति रस, इसका नाम ही क्लियर होता है, जिस आदमी को अपनी बॉडी में एनर्जी चाहिए, जो एक्टिव लोग हैं, जो लोग जिम जाते हैं, जो मसल्स के गेन करते हैं, जो लोग ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, जिनको काम करना ज़्यादा है, जिनको फील्ड वर्क ज़्यादा है, उनको जीवन रस जरूर लेना चाहिए। एलो संजीवनी त्रिफला की कॉम्बिनेशन होने की वजह से डिटॉक्सीफाई करने के एजेंट में के रूप में ये सबसे अच्छा एजेंट है। और इसी एजेंट के रूप में सबसे अच्छा प्रभाव जो है ये एलो संजीवनी करता है, बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन करता है। और यही डिटॉक्सिफिकेशन जो है बॉडी के हर एक बॉडी पार्ट में जाके बॉडी की जो फ्री रेडिकल्स है उसको हटा देता है और एनर्जी लेवल को डबल कर देता है। ओके, क्लियर है? क्लियर है सबको? यस सर। एलो अर्जुना लिस्ट। अब ये अर्जुना लिस्ट जो है वो अभी कुछ दिन पहले ही निकाला गया। इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि इसके ऊपर बहुत काम किया गया था, बड़े लोगों के ऊपर ट्रायल किया है, क्लिनिकल रिसर्च की गई इसके ऊपर। और जो रिजल्ट सामने ये आया कि जिनको हार्ट की कोई बीमारी हो, जैसे हार्ट की धड़कन एकदम से तेज हो जाना, हार्ट की पंपिंग कम होना, चलने पे सांस फूल जाना, छाती में भारीपन होना, दर्दें हो जानी, स्टिफनेस हो जानी और कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना, ब्लड प्रेशर की समस्या रहना, ऐसे लोगों को क्लिनिकली जब ये दिया गया तो उनमें से 45% लोगों को बहुत हद तक आराम आया लेने से। और यही सबसे खास बात है कि जो अर्जुना लिस्ट है, जैसे मैंने बताया, अरिष्ट होने की वजह से ये बहुत फास्ट एक्टिंग है, इसलिए हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर्स और ये सारी चीज़ों में तुरंत आराम देता है और पूरी तरह इसको ठीक कर देता है। और यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है इसकी। तो एलो जो हमारा अर्जुना लिस्ट है, इसका जो लेने का तरीका ये है कि 30 ml पानी में 30 ml अर्जुना लिस्ट डालकर उसको लगातार धीरे धीरे 10-10 मिनट लगाकर उसको धीरे धीरे आप इसको पिए और पूरी तरह इसको आप दिन में 2 बार खाना खाने के बाद में लें, खाली पेट ना लेके खाना खाने के बाद में लें। एप्पल साइडर के बारे में कुछ बताएगा, क्या इसका लाभ है? क्या लाभ है इसका? वेट लॉस और विटामिन और स्किन को ग्लो कर दी। देखिए, वो कोई भी चीज जो हम समाज में नींबू से करते हैं, वो सारा काम हम एप्पल साइडर से करते हैं अपने बॉडी के अंदर। फॉर एग्जांपल, नींबू से हम बर्तन रगड़ के साफ करते हैं कि उसमें से सारा ऑयल साफ हो जाए, करते हैं ना।
बिल्कुल सेम हमारे ब्लड में से कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, खून को पतला करने के लिए, खून का गाढ़ापन कहीं ना हो, कहीं कोई ब्लॉकेज ना पैदा करते, कहीं वो हार्ट की प्रॉब्लम ना क्रिएट करते, उसको कम करने के लिए हम लोग एप्पल साइडर यूज करते हैं। ओके, और सेम हम नींबू क्यों पीते हैं? शिकंजी के रूप में पीते हैं, शिकंजी बना के पीते हैं कि वो हमें एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करे। सेम वैसे ही बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, जैसे हमने बताया। स्किन एंड हेयर के लिए बहुत ही अच्छा रोल है इसका, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से सबसे पहले जो रोल प्ले करता है ब्लड, स्किन एंड हेयर प्ले करता है। और क्या करते हैं नींबू से? नींबू से और हम क्या करते हैं? गर्म पानी में डाल के वेट लॉस करवाते हैं। क्यों? ये कोलेस्ट्रॉल को पकड़ के हमारी बॉडी से निकालता है। बिल्कुल वैसे ही जो एप्पल साइडर है हमारी बॉडी में जाकर ये हमारे शरीर में से जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करता है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसका एप्पल साइडर का। गोमूत्र, गोमूत्र इस दुनिया का सबसे बड़ा एंटी कैंसर एजेंट है। दो जो चीजें हमारे आईएनसी में नंबर 1 एंटी कैंसर्स हैं, एक है श्री हल्दी और दूसरा है गोमूत्र। अगर ये सही तरीके से किसी को देना शुरू कर दें तो उसका कैंसर कॉजिंग जो सिस्टम है वो वहीं से ही दबना शुरू हो जाएगा और उसको कैंसर की कोशिकाओं से लड़ने में बेअंत मदद मिलेगी। क्योंकि जो हमारी बॉडी है वो जब कैंसर पर अटैक करती है तो उसको मैक्रोफेजेस एक्टिविटी की वजह से वो हमारी बॉडी पे पूरा काम नहीं कर पाती उसकी बॉडी। लेकिन ये जब हम गोमूत्र लेते हैं तो जो एक्टिविटी होती है बहुत कम हो जाती है और ज़्यादा एक्टिविटी होने की वजह से ये सारे शरीर में एनर्जी लेवल को कम कर बढ़ा देता है और हमारी बॉडी में किसी भी तरह के फैगोसाइटिक एक्टिविटी को बढ़ाने की वजह से ये कैंसर जैसी लाइलाज बीमारियों में कोई ऐसी बीमारी जो लाइलाज जिसके पीछे लग जाए उसमें गोमूत्र को आंख बंद करके आपको लेना चाहिए। मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में बताता हूँ, कोई ऐसी बीमारी जो 5 साल से पुरानी हो गई हो उसको मैं गोमूत्र देता ही देता हूँ और हर एक व्यक्ति को इसमें अच्छा लाभ मिलता ही है। प्रमाण कैसे सर? ठीक, प्रमाण देखिए 25 ml को आधे गिलास पानी मिलाकर इसको बहुत स्लोली आधा घंटा लगा के पीना चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन हमें आईएमसी ने इसको इतना अच्छा बना दिया टेस्ट को कि ये कोई भी व्यक्ति ले सकता है, बच्चे से लेकर बड़े से लेकर लेडीज तक कोई भी इसको ले सकता है। उसको पता नहीं चलेगा मैं गोमूत्र ले रहा हूँ नहीं ले रहा। इसलिए इसका जो इफेक्टिवनेस है वो बहुत ज़्यादा है। गर्म पानी में भी ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मल पानी में आधे गिलास लेने बहुत है, मोर देन इनफ। क्योंकि जो गर्म पानी है वो गोमूत्र में ज़्यादा इफेक्टिवनेस नहीं होती। गोमूत्र को सीधा ही पिया जाता है, डायरेक्टली पिया जाता है। लोग तो जो पुराने लोग हैं वो तो कहते हैं कि पीछे गिरने से पहले पी लेना चाहिए उसको। तो ये बेसिकली बहुत रिफाइंड है, बहुत ही प्रॉपर तरीके से बनाया गया है और इसका जो पीने का तरीका है वही सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर हम इसको रोज सुबह शाम खाली पेट लें तो इसकी इफेक्टिवनेस और ज़्यादा है। और जब ये ले लें उसके आधे घंटे के बाद श्री हल्दी ले लें तो जो कैंसर कॉजिंग एजेंट है, जो कैंसर की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जो इन्फेक्शन करती है, वो चीज़ें जो है काफ़ी हद तक कम हो जाती है। इम्यून 20x टैबलेट्स, देखिए कई लोग ये मानते हैं कि जो गोमूत्र है वो उष्णवीर होता है, लेकिन मैं आयुर्वेद की दृष्टि से बता रहा हूँ गोमूत्र जो है त्रिदोष शामक है। वात पित्त कफ तीनों को कम करता है और एक रसायन है, जैसे आंवला एक रसायन है वैसे ही गोमूत्र एक रसायन है। हर एक व्यक्ति को ले सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो गोमूत्र लेने के लिए कैपेबल ना हो। गोमूत्र एंटासिड भी है, गोमूत्र अल्कलाइन भी है। जो चीज़ अल्कलाइन नहीं होगी वो कैंसर में काम ही नहीं करेगी। ठीक है, अब मैं बता दूं, जो लोग खाना खाने के बाद अगर गोमूत्र लेने लग जाए तो उसको पित्त की ग्रंथि एक्टिवेट हो जाती है। अगर वो खाली पेट लें तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेफ है, कोई कुछ भी बोले। लेकिन आयुर्वेद की दृष्टि से ये त्रिदोष शामक है, वात पित्त कफ तीनों को नॉर्मलाइज करता है और हमारी बॉडी को अल्कलाइन। देखिए कोई भी ऐसा एजेंट जो कैंसर पे काम करे वो अल्कलाइन होता है, ठीक है, और ये अल्कलाइन है, ठीक है। तो ये अल्कलाइन होने की वजह से हर एक तरह की जो एसिडिक प्रक्रिया वाली माइक्रोब्स है उसको खत्म करता है। और कोई भी एनारोबिक, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है बॉडी में, तो कोई भी एनारोबिक सिस्टम जो होता है विदाउट ऑक्सीजन जो है तो वहाँ पे ऑक्सीजन पहुँचा के एनारोबिक ग्रोथ को रोक देता है। इसलिए इसका सबसे बड़ा रोल है गोमूत्र का कि गोमूत्र चाहे पित्त को एग्रीवेट कर दे तो हम चाहे उसकी एसिडिटी को कम करने की दवाई दे दें, लेकिन गोमूत्र नहीं रोकना हमें उसका। गोमूत्र इज मस्ट, क्योंकि गोमूत्र के अलावा और हल्दी के अलावा एंटी कैंसर कुछ है ही नहीं है।
एक पूरी दुनिया में पूरी एक अलग थेरेपी चल रही है, काउ यूरिन थेरेपी चल रही है, जो हर एक व्यक्ति को विदाउट डिजीज भी दिया जाता है। तो उनके बॉडी में जो ऑन्कोजीन्स होते हैं ना, जो कैंसर कॉजिंग एजेंट है, वो भी कम हो जाते हैं उसके तरफ। तो जो गोमूत्र है वो अपने आप में अल्कलाइन होता है, यूरिन अपने आप में अल्कलाइन होता है, ठीक है, खारा होता है, इसलिए जो यूरिन है वो जनरली एसिडिटी को नहीं बढ़ाता। कोई कारण हो सकता है हमने कुछ इसमें ऐड किया, उसकी वजह से एसिडिटी हो सकती है, लेकिन अगर उसको कम करना है तो एंटासिड दे सकते हैं, लेकिन गोमूत्र देना बहुत जरूरी है। इम्यून 28 स्टेबलेट्स, इसका नाम 28 स्टेबलेट्स इसका है इसलिए रखा हुआ है क्योंकि इसकी कॉम्बिनेशन ऐसी है कि इम्यूनिटी को 20 गुना बढ़ा दे। तो बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ाने के कौन कौन से प्रोडक्ट है, 6 प्रोडक्ट में बताने जा रहा हूँ जो इम्यूनिटी बढ़ाने में नंबर 1 है। तुलसी मैंने आपको पहले बताया, सबसे ब्रांड है, सबसे तेजी से बढ़ाता है, गिलोय है, ठीक है, अकलकरा है, जितनी भी ऐसी चीजें, आंवला है, जितनी ऐसी चीजें हैं जो हमारी इम्यूनिटी को 10 गुना 20 गुना बढ़ा दें, वो सारी हमने इम्यून 28 में पूरी कॉम्बिनेशन बनाई हुई है। और इम्यून 28 टेबलेट लेने का तरीका ये है कि आप 2-2 गोली सुबह शाम ना लें, एक गोली दिन में 3 बार लें, क्योंकि इसमें फाइबर लॉन्गम यानी कि थोड़ी काली मिर्च होने की वजह से थोड़ी एसिडिटी ये क्रिएट कर देता है, इसलिए इसको हम लोग एक गोली दिन में 3 बार दे तो मच बेटर है। 2-2 गोली दिन में 2 बार देने से इसको परहेज करें। साथ में कोशिश करें कि वाइल्ड आंवला रस के साथ देंगे, वाइल्ड आंवला रस के साथ दें और ज़्यादा फायदा करेगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में इम्यूनिटी जो है वो बहुत अच्छी बढ़ जाएगी। अगर एलोवेरा के साथ देना भी है हमने, तो एलोवेरा के साथ देने में ये नोट करते रहें कि पेशेंट को एसिडिटी नाम की कोई चीज़ ना हो, या पेट में दर्द ना हो, गैस ना हो, क्योंकि इसमें काली मिर्च जो है वो डालनी बहुत जरूरी है, नहीं तो बाकी चीज़ों की जो एफिकेसी होती है इसमें नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए इम्यून 28 टेबलेट एक ही गोली दिन में 2 या 3 बार लेने से किसी तरह की बीमारी को हम ठीक कर सकते हैं। वीट गोल्ड टेबलेट, इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था अभी, वीट गोल्ड टेबलेट के बारे में बताया था मैंने। कोई बुखार हो, किसी भी तरह का बुखार हो, आंख बंद करके वीट गोल्ड टेबलेट सबको देनी देनी, क्योंकि वीट गोल्ड टेबलेट में जो वीट ड्रॉप तो है ही, सामने जो गिलोय की कॉम्बिनेशन है वो किसी भी तरह के बुखार को तोड़ने के लिए, उसी समय पोटेंसी को डाउन करने के लिए नंबर 1 है। इसलिए कोशिश करिए कि इम्यून 28 टेबलेट जो है, अगर वीट गोल्ड टेबलेट को साथ मिला के दे फीवर में तो और ज़्यादा काम करेगी। इसलिए इसकी इफेक्टिवनेस जो है उसको आप टाइम टू टाइम अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। तो वीट गोल्ड टेबलेट की बात अभी मैं इसको यहीं रोकना चाहूँगा, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर राउंड के लिए हम लोग अभी तैयार रहेंगे। उसके बाद 1 घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर राउंड तैयार करेंगे। आप अपने सारे क्वेश्चन रेडी रखिए, मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर दे के ही यहाँ से जाऊँ। गुड आंसर।